दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी को कोई नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य केवल भावनाओं को समझाने के लिए है। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। एक हफ्ते बाद रुद्र आव्या को खाना खिला रहा था। आव्या बेड पर बैठी हुई चुपचाप खाना खा रही थी। उसका ध्यान कहीं और ही था। वहीं रुद्र का ध्यान बस आव्या को खाना खिलाने में था। धीरे धीरे राव्या और रुद्र बैठने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए रुद्र ने एक मैट बिछाकर उसमें दोनों को लिटाया हुआ था। जैमसन भी उन दोनों के साथ था। आर्या बेड पर थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थी और वो जैमसन से भी बहुत डरती थी। जब भी जैमसन उसके पास आता था तो उसके शरीर में गूज बम्स आ जाते थे और वो रोने लगती थी। आव्या एक नज़र रुद्र के सीरियस चेहरे को देखती है, फिर उससे कहती है, रुद्र, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है डैडा मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? उनके अलावा सब मुझसे मिलने आते हैं, वो क्यों नहीं आते? जब मैं कॉल करती हूँ तो मम्मा ही कॉल रिसीव करती हैं। कुछ हुआ है क्या? आई रियली मिस हिम। रुद्र तो वैसे तो अंदर से वो भी आदित्य पर गुस्सा आता था, यहाँ तक कि उसकी फैमिली पर भी। जब कोई भी आव्या से मिलने आता तो वो उनसे बात ही नहीं करता था। हालांकि पहले भी वो उनसे ज़्यादा बात नहीं करता था, पर थोड़ा बहुत जो बात करता था वो भी अब बंद हो चुका था। रुद्र आदित्य की बात सुनकर डिस्टर्ब सा हो जाता है, पर फिर वो आव्या को बहुत ही सॉफ्ट आवाज़ में कहता है, शायद उनका कोई काम हो। आव्या थोड़ा सोचकर ना में सिर हिलाकर कहती है, मुझसे ज़्यादा ज़रूरी डैडा के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ हुआ है। रुद्र, मुझे डैडा से मिलना है। हम कल घर चलते हैं ना? रुद्र तुरंत आव्या को मना करते हुए कहता है, डॉक्टर ने ट्रैवल के लिए मना किया है, तुम्हें भी और आर्या को भी, इसीलिए हम नहीं जा सकते। आव्या ये सुनकर मायूस हो जाती है। आव्या को अंदर ही अंदर गड़बड़ तो लग रही थी। रुद्र आव्या के मासूम चेहरे को देखकर उसके गाल पर हाथ रखता है और बड़े ही प्यार से कहता है, पहले ठीक हो जाओ फिर चलते हैं, ओके? इतना कहते ही रुद्र आव्या के माथे पर किस करता है। आव्या ने खाना खत्म कर लिया था, इसीलिए रुद्र प्लेट को साइड में रख देता है। आव्या अब भी मायूस थी। आव्या अपना हाथ देखती है। वो कहती है, क्या अब मैं एक हाथ से अपाहिज हो गई? अब तुम दूसरी लड़कियों से बात करोगे? अब मैं तुम्हें मार भी नहीं पाऊंगी। बोलते हुए आव्या मुंह बिगाड़ लेती है। रुद्र आव्या की नाक पर अपनी नाक रब करते हुए कहता है, वाइफ इतनी हॉट हो तो दूसरी लड़की की ज़रूरत ही क्या है बेबी गर्ल? आव्या रुद्र को देखती है। हालांकि उसे पता था कि रुद्र दूसरी लड़कियों को देखता तक नहीं, यही आव्या को सबसे ज़्यादा पसंद था। रुद्र आव्या को आराम करने के लिए लिटाता है और प्लेट लेकर बाहर चला जाता है। आव्या पहले बेड पर लेटी आर्या को देखती है जो सो रही थी, फिर नीचे चटाई पर मस्ती कर रही राव्या को देखती है। राव्या को देखकर आव्या हल्का सा मुस्कुराती है, फिर उसकी नज़र रुद्र पर जाती है। रुद्र जैमसन की मदद से बैठने की कोशिश कर रहा था। जैमसन भी उसे गिरने से बचाने के लिए पूरी तरह से कवर किए हुए था। जैमसन को देखकर आव्या गहरी सांस लेती है और धीरे से कहती है, जानवर जब इंसान की तरह ट्रीट करे तब तो वो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जब वही जानवर बन जाए तो। इतना कहते हुए वो उसी दिन को याद करती है जब जैमसन सच में एक जानवर बन गया था। आव्या आज भी उस दिन को भूल नहीं पाई थी। उसने जो जैमसन का रूप देखा वो बहुत ही खतरनाक था। आव्या रिलैक्स होकर कहती है, खैर जानवर से ज़्यादा तो इंसानी हरकतें हैं इसमें। इतना बोलते ही आव्या के होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। तभी रुद्र भी कमरे में आ जाता है। आव्या कुछ सोचते हुए रुद्र से कहती है, रुद्र तुम जैमसन की शादी क्यों नहीं करा देते? रुद्र एक नज़र जैमसन को देखता है। आव्या की बात सुनकर जैमसन भी आव्या की बातों को गौर करता है, जैसे वो भी शादी करना चाहता हो। रुद्र हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें पता है अगर हमने इसकी शादी करा दी तो इसकी शेरनी एक साथ 5-6 बच्चे कर देगी। आव्या शॉक्ड होकर कभी रुद्र को देखती तो कभी जैमसन को। आव्या ने कभी ये सर्च नहीं किया था तो उसे आइडिया नहीं था। जैमसन का ध्यान अब दोनों ओर से हट जाता है। शायद उसे भी ये बड़ी मुसीबत वाली बात लगी हो। वो सोच रहा हो कि इससे अच्छा तो वो रुद्र के बच्चों के साथ खेल लेगा, इसीलिए वो फिर से रुद्र और आव्या में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अप्रीता फ़ोन पर वीना से बात कर रही थी। उसने कुछ दिन पहले ही एक बड़ा सा चॉकलेट बॉक्स देकर उसे सॉरी कहा था। वीना में इतना ज़्यादा ईगो नहीं था, इसीलिए उसने माफ़ भी कर दिया। लेकिन एक रॉनी था जो अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से अप्रीता को माफ़ नहीं कर रहा था। वीना ने भी कई बार रॉनी से कहा कि वह अप्रीता को माफ़ कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। अप्रीता और रॉनी घर तो आ गए थे और साथ भी रहने लगे थे, लेकिन रॉनी उससे नाराज़ था। जूही ने जो भी वीडियो उसे दिखाई थी वो फेक थी, इसीलिए अप्रीता को भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि उसने बिना सोचे समझे वीना पर अटैक कर दिया। रॉनी कमरे में था और कुछ काम कर रहा था। वहीं अप्रीता बैल्कनी में खड़ी होकर बात कर रही थी। कुछ देर बाद वो बात करने के बाद अंदर आती है। गर्मी की वजह से अप्रीता पसीने से भीग चुकी थी। अप्रीता पसीने को पोंछते हुए कहती है, सुबह नहा लिया लेकिन ये गर्मी, उफ, फिर से नहाना पड़ेगा।
अप्रीता नहाने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो पहले दरवाजे को बंद करती है, फिर वॉशरूम जाकर शॉवर ले लेती है। अप्रीता एक बहुत ही पतली सी ड्रेस पहनती है जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। अप्रीता की वो ड्रेस थाई से भी ऊपर थी, पेट से होकर पीठ तक पूरा दिख रहा था। पीछे भी एक पतली सी बस एक डोरी थी। अप्रीता बर्फ़ का टुकड़ा लेती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। अप्रीता एक नज़र रोनी को देखती है, फिर बर्फ़ का टुकड़ा उसके पेट पर रखकर मुँह से ठंडी आवाज़ निकालती है। रोनी उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर उसे देखता है। उसे देखकर एक नज़र हटाने ही वाला था कि एकदम से उसकी नज़र अप्रीता की हॉटनेस पर ठहर जाती है। अप्रीता की बॉडी फिगर वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन रोनी ने कभी नोटिस ही नहीं किया था। रोनी तो अपनी पलकें झपकाना तक भूल गया। उसने जो पेन पकड़ा था वो तक उसके हाथ से गिर गया, फिर भी उसे होश नहीं आया। अप्रीता जब देखती है कि उसका प्लान काम कर रहा है तो वो रोनी की ओर पीठ करके लेट जाती है। वो अपने सारे बालों को आगे कर लेती है और कमर से होते हुए बर्फ़ लगाने लगती है। वैसे भी अप्रीता का इतना लचीला बदन था, ऊपर से बर्फ़ का उसके ऊपर पिघलना। रोनी का शरीर एकदम से गर्म हो जाता है। वहाँ दो एसी चल रहे थे, पर फिर भी रोनी को अब गर्मी का एहसास हो रहा था। वो कोशिश करते हुए अपने ध्यान को भटकाता है। रोनी दूसरी ओर देखने लगता है। वो फिर से अपने काम पर फोकस करता है, पर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र अप्रीता पर जा रही थी। अप्रीता अब पेट के बल लेट जाती है और रोनी को देखने लगती है। अप्रीता को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो बस रोनी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी। इसी चक्कर में अप्रीता की लॉकेट तकिए में फंस जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी गर्दन को दबा रहा हो। अप्रीता लॉकेट को आगे से निकालने की कोशिश कर रही थी। उसे नहीं हुआ। उसने पीछे से ट्राई किया, तब भी उससे नहीं हुआ। अप्रीता वो लॉकेट निकाल ही नहीं पा रही थी। अब उसे घुटन सी होने लगती है। अप्रीता एकदम से कहती है, आह रोनी प्लीज़ ये निकालो, ये कहीं फंस गया है। अप्रीता को इतना बेचैन सा होने लगी कि वो एकदम से उसकी रोने जैसी आवाज़ निकल जाती है। रोनी जल्दी से जाकर बेड पर चढ़ जाता है। वो जल्दी से अप्रीता के लॉकेट को पीछे से खोलता है। असल में वो लॉकेट लॉक सिस्टम वाला था, जिसकी चाबी रोनी के पास थी और रोनी के गले में जो लॉकेट था उसकी चाबी अप्रीता के पास थी। दोनों के बिना वो लॉकेट खुल ही नहीं सकते थे, कोई उतार नहीं सकता। रोनी अप्रीता के लॉकेट को उतारता है। अप्रीता लंबी लंबी सांसें लेती है। उसके प्लान के चक्कर में तो आज उसने अपनी जान ही दांव पर लगा ली थी। रोनी थोड़ा परेशान होकर पूछता है, तुम ठीक हो? अप्रीता हाँ कहते हुए एक तरफ चेहरा कर लेती है। वहीं रोनी की नज़र अचानक से ही उसकी पीठ पर जाती है। अप्रीता की पीठ इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अप्रीता की पीठ पर बस एक उसकी डोरी दिख रही थी। रोनी खोया हुआ अपने ठंडे हाथ अप्रीता की पीठ पर रखता है, जिसके एहसास से अप्रीता एकदम से ही सिहर उठती है। रोनी अपने हाथ अप्रीता की पूरी पीठ पर फेरता है। अप्रीता की सांसें तेज़ हो जाती हैं। रोनी का जब हाथ से मन नहीं भरता तो वो अपने होंठ अप्रीता की पीठ पर रख देता है। अप्रीता के पूरे बदन में एक झंझनाहट सी होती है। रोनी अब उसकी गोरी पीठ को धीरे धीरे चूमने लगता है। अप्रीता कसकर तकिए को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अप्रीता ने रोनी को बुरी तरह से सिड्यूस कर दिया था। रोनी धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा था। वो अप्रीता की ड्रेस की डोरी को खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही अप्रीता की ड्रेस खुल जाती है। उसने ऊपर इसके अलावा कुछ भी नहीं पहना था। रोनी अचानक से ही रोमांटिक हो गया था। वो अप्रीता की पीठ को बेतहाशा चूम रहा था। वहीं अप्रीता मदहोश होती जा रही थी। रोनी अप्रीता को अपनी ओर पलटाता है। अप्रीता तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लेती है। रोनी उसके हाथ को हटाकर एक हाथ से पकड़ लेता है। अप्रीता की आंखें बंद ही थी। दोनों इतने ज़्यादा मदहोश हो चुके थे कि कब उनके कपड़े उनके बदन से अलग हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। रोनी और अप्रीता अपने प्यार के समंदर में खोते जा रहे थे। अप्रीता की अचानक से एक चीख निकल जाती है। वो दोनों पूरे तरीके से एक हो चुके थे। जो उनके मिलन की रात सुहाग रात के दिन ना हो पाई, आज मदोशी में दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। दोपहर के सूरज से लेकर शाम का सूरज डूब गया और दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। अप्रीता पूरी तरह से थक चुकी थी। उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी, तो वहीं दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। अप्रीता रोनी के सीने पर हाथ रखती है और बहुत ही थकी हारी आवाज़ में कहती है, आई एम टायर्ड। रोनी उसकी बात सुनकर रुकता है और उसके पसीने से भीगे बालों को चेहरे से हटाकर उसके माथे पर किस कर लेता है। रोनी अब अप्रीता से दूर होता है तो अप्रीता की फिर एक बार मुंह से आह निकल जाती है। रोनी एसी का टेम्परेचर कम कर देता है और अप्रीता के पास जाकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है। अप्रीता तो इतनी थक चुकी थी कि उसे सीधा नींद ही आ गई। कुछ देर में कमरा ठंडा पड़ जाता है। रोनी एक पतले कंबल से खुद को और अप्रीता को ढक लेता है। रोनी अप्रीता के थके हुए चेहरे को देखकर उसके कंधे पर किस करता है और उसे कसकर पकड़े अपनी आंखें बंद कर लेता है। करीब रात के 8 बजे अप्रीता की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो आसपास देखती है, बेड पर कोई भी नहीं था। उसके अलावा अप्रीता खुद को देखती है, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वो बस एक पतली चादर से ढकी हुई थी। अप्रीता धीरे से कहती है, ये कहाँ चला गया? अप्रीता उठकर बैठ जाती है, तभी उसके मुंह से अचानक ही आह निकल जाती है। अप्रीता दर्द से अपनी आंखें बंद करती है।
उसका ये पहला टाइम था, तो इतना दर्द तो उसे होना ही था। अप्रीता अपने आप को अच्छे से ढकती है, फिर बेड से उतरती है। वो दर्द की वजह से धीरे धीरे चलते हुए वॉशरूम चली जाती है। वहीं उसके जाने के कुछ देर बाद ही रॉनी बैल्कनी से फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आता है। उसने बात खत्म कर ली थी। रॉनी बेड के पास जाकर फ़ोन टेबल पर रखता है, तभी अचानक से उसकी नज़र बेड पर जाती है। चादर पर खून लगा था। बेडशीट वाइट थी तो वो ज़्यादा दिख रहा था। रॉनी ये देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, फिर बेडशीट को चेंज कर देता है। अप्रीता ने जाते वक्त देखा नहीं था। जब तक रॉनी बेडशीट चेंज करता है तब तक अप्रीता वॉशरूम से फ्रेश होकर आ जाती है। अब रॉनी बेड पर बैठा हुआ फ़ोन चला रहा था। रॉनी को देखते ही अप्रीता को जो दर्द हो रहा था वो एकदम से ही गायब हो जाता है। अप्रीता रॉनी की ओर बढ़ते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे तुम? रॉनी सिर उठाकर अप्रीता को देखता है। अप्रीता ने बाथरोब पहना था। रॉनी कहता है, कहीं भी तो नहीं। इतना बोलकर वो अपना हाथ बढ़ाता है। अप्रीता उसके हाथ को पकड़कर उसकी गोद में बैठ जाती है। अप्रीता रॉनी के गाल पर हाथ रख के पूछती है, अब भी नाराज़ हो? रॉनी अप्रीता की आंखों में देखते हुए कहता है, तो तुमने वो सब नाराज़गी भगाने के लिए प्लान किया था? इतना बोलते हुए उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। अप्रीता अपने और रॉनी के प्यार भरे मोमेंट को याद करते हुए शर्मा जाती है। अप्रीता अपनी नज़रें झुकाकर उसकी शर्ट के साथ खेलते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हें सेड्यूस कर रही थी। मुझे नहीं पता था तो कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। रॉनी अप्रीता को टीस करते हुए कहता है, आगे बढ़ ही गए हैं तो चलो और आगे बढ़ जाते हैं। असली सुहागरात तो रात को होती है ना। अप्रीता के गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी नज़रें झुकी की झुकी ही रह गई। उसे ऐसे शर्माता देखकर रॉनी उसके गाल पर किस कर लेता है और बड़े ही प्यार से कहता है, बहुत हो गया झगड़ा, आज मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। सो आज हम दोनों डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सुनते ही अप्रीता की आंखें चमक उठती हैं। वो इतने दिनों से यही तो चाहती थी, रॉनी उससे बात करे, प्यार करे और उसे घुमाने ले जाए। अप्रीता खुशी से कहती है, सच में मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही उठने वाली होती है तभी अचानक से रॉनी उसे खींचकर सीधे बेड पर लिटा देता है। अप्रीता अपनी आंखों को फड़फड़ाते हुए रॉनी को देखती है। रॉनी उसके चेहरे को देखकर कहता है, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम चुप रहो। इतना कहते ही रॉनी अप्रीता के बाथरोब की नॉट को खोल देता है। अप्रीता एकदम से शर्माते हुए दूसरी ओर देखने लगती है क्योंकि उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। रॉनी अप्रीता के चेहरे को एक नज़र देखकर उसके बाथरोब को हटा देता है। अप्रीता कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके ऐसे करते ही अप्रीता अपनी आंखें बंद कर लेती है। रॉनी उसके शरीर को देखता है जिसमें उसके दांतों के निशान थे। वो उन जगहों पर किस करता है, फिर तकिए के पीछे से एक ड्रेस निकालता है। रॉनी अब उसे ड्रेस पहनाता है, उसे खुद रेडी करता है। रेडी होने के बाद अप्रीता आंखें खोलकर खुद को देखती है। उसने ब्लैक कलर की गाउन पहनी थी जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। रॉनी उसे पीछे से हक करके उसके कान पर किस करता है और कहता है, चलें। अप्रीता मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। रॉनी और अप्रीता अब कमरे से निकल जाते हैं। नीचे सब डिनर पर बैठे थे। दोनों को देखकर प्रीत सवाल करती है, कहाँ चले? रॉनी जवाब में कहता है, बाहर डिनर पर जा रहे हैं। प्रीत पहले रॉनी को देखती है फिर अप्रीता को। दोनों को देखने के बाद वो कहती है, यहाँ जो डिनर बना है उसका क्या? अर्जुन तुरंत प्रीत के कान में झुककर कहता है, जान वो दोनों टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं, क्यों टोक रही हो? अगर तुम्हें जेलसी हो रही है तो मैं हूँ ना, तुम दोनों जाओ। रॉनी अप्रीता को लेकर जल्दी से बाहर चला जाता है। वहीं प्रीत अब अर्जुन को घूरने लगती है। माया दोनों को देखकर हल्का मुस्कुराती है। अचानक से ही रॉकी को याद करते हुए उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। काव्या डिनर करते हुए बार बार अपने कमरे की ओर देख रही थी। अनुराग उसे नोटिस कर लेता है। अनुराग काव्या को बुलाता है, भाभी। अनुराग के आवाज़ से काव्या का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। अनुराग पूछता है, आदि भाई ठीक तो है ना? काव्या थोड़ी परेशान सी अनुराग को देखती है, फिर नाम में सिर हिला देती है। काव्या को ऐसा देखकर सबका ध्यान आदित्य के टॉपिक की ओर चला जाता है। सबके चेहरे पर फिक्र दिखने लगती है। ध्रुव तुरंत ही काव्या से कहता है, क्या वो खाना नहीं खा रहा? काव्या मायूसी से कहती है, हाँ कभी कभी खाते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा जिद करती हूँ, लेकिन आज तो जिद करने पर भी उन्होंने मना कर दिया। ध्रुव अपनी जगह से उठता है। वो अपने हाथ धोने के बाद आदित्य के लिए खाना निकालता है और सीधे उसके कमरे की ओर बढ़ जाता है। ध्रुव कमरे में पहुंचते ही देखता है कि आदित्य सोफे पर लीन था। उसकी आंखें बंद थी। ध्रुव उसके पास जाकर बैठता है और खाना टेबल पर रख देता है। आदित्य अपने किसी ख्यालों में खोया हुआ था, इसीलिए उसे लगा शायद काव्या आई है। आदित्य कहता है, वाइफी मुझे भूख नहीं है। ध्रुव कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, तुझे पता है तेरी वजह से काव्या भी खाना नहीं खा रही। वो तो उसे दवाई लेनी पड़ती है, वरना वो भी खाने को छूती नहीं, पर दवाई लेने के लिए भी सही मात्रा में खाना खाना पड़ता है। ध्रुव की आवाज़ सुनकर आदित्य बिल्कुल चुप हो जाता है। वो ऐसे चुप हो जाता है जैसे उसे कोई बात ही ना करनी हो। ध्रुव अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है, ज़रूरी नहीं कि तुम मुझसे बात करो, लेकिन तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा। आदित्य अब भी चुप था। ध्रुव फ़ोन निकालकर फिर कहता है, मैं आव्या को कॉल कर रहा हूँ, वही तुम्हें हैंडल करेगी। जैसे ही आदित्य ये सुनता है, अचानक से ही वो अपनी आंखें खोलता है, ध्रुव के हाथ से फ़ोन छीन लेता है।
आव्या के नंबर को देखते ही आदित्य को उसकी याद आती है और उसे वही सीन याद आता है जिसकी वजह से वो गिल्ट में था। आदित्य के हाथ एकदम से कांपने लगते हैं। वो आव्या से बात तक करने से डर रहा था। आदित्य सीरियस आवाज़ में कहता है, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम्हें किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहते ही वो टेबल पर फ़ोन रखता है और खाने की प्लेट से खाना खाने लगता है। उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मगर उसे मजबूरन खाना पड़ रहा था क्योंकि उसमें आव्या से बात करने की हिम्मत नहीं थी। ध्रुव एक नज़र आदित्य को देखने के बाद अपना फ़ोन उठाते हुए कहता है, आई डोंट नो कि तुम आव्या से बात क्यों नहीं करना चाहते। सबको पता है कि गलती तुम्हारी नहीं थी, वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें मिस करती है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। आदित्य कोई जवाब नहीं देता। वो खाना खत्म करता है और प्लेट को टेबल पर रखकर कहता है, तुम्हारा काम हो गया है ना, अब जाओ यहाँ से। आदित्य इतना बोलते ही उठकर बैल्कनी की ओर चला जाता है। ध्रुव भी उठकर उसके पीछे जाता है और उसके पास खड़े होकर कहता है, आदित्य तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। 18 साल की दूरी कम नहीं थी जो तुम अब भी अपनी बच्ची से दूरी बना रहे हो। मैं हर दिन देखता हूँ कि तुम दोनों हर दिन कुछ मिनट के लिए सही पर बात करते हो और अब हफ्ते बीत गए लेकिन तुमने एक सिंगल मैसेज तक नहीं भेजा। वो तुम्हें रोज़ कॉल करती है और तुम काव्या को फ़ोन दे देते हो। आदित्य अब भी चुप था। उसे ध्रुव की कोई बात नहीं सुननी थी। ध्रुव थोड़ा ज़ोर से कहता है, आदित्य मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आदित्य थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, ध्रुव मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ लीव मी अलोन। ध्रुव भी चिल्लाते हुए कहता है, क्यों बात नहीं करनी। आदित्य आव्या का हाथ टूटा हुआ है और तुम इतने बेरहम हो गए कि उसे देखने तक नहीं गए। आदित्य तुरंत मुड़कर ध्रुव पर चिल्लाकर कहता है, हाँ हो गया हूँ मैं बेरहम। अगर मैं बेरहम नहीं होता तो मेरे ये हाथ रैबिट की चिता ना जलाते। आदित्य अपने हाथ को बेबसी से देखता है। आदित्य को इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि वो तो बस उस हाथ को काटना चाहता था। जिस हाथ ने उसकी बेटी को जिंदा जलाना चाहा, वो उस हाथ को देखना तक नहीं चाहता था। आदित्य की वॉइस एकदम से लो और इमोशनल हो जाती है। वो कहता है, यू नो मुझे ये सोचकर ही इतना डर लग रहा है। मुझे अपनी ही बेटी से छुपने का मन कर रहा है। मैं उसे फेस नहीं करना चाहता। उसके नाम को सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगते हैं। उस दिन को याद करते हुए मैं बस यही सोचता हूँ कि ये करने से पहले मेरे हाथ क्यों नहीं कट गए। मेरी रूह कांप उठती है। आदित्य की बात सुनने के साथ ध्रुव अपना फ़ोन निकालता है और उसे स्पीकर पर रखता है। एक्चुअली जब आदित्य बैल्कनी की ओर गया तो उसने आव्या को कॉल कर दिया था। आव्या ने सारी बातें सुन ली थी। ध्रुव का फ़ोन स्पीकर पर रखते ही उधर से आव्या की इमोशनल भरी आवाज़ आती है, डैडा आपने कुछ भी किया हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस मेरे डैडा चाहिए। प्लीज़ डैडा मुझसे दूर मत जाइए, मुझसे मत छुपिए। मैं बचपन से बस आपके लिए तड़पी हूँ, मुझे फिर मत तड़पाइए। आदित्य आव्या की आवाज़ सुनकर इमोशनल हो जाता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने जो किया था उसे सोच सोचकर आदित्य एकदम इमोशनल होकर कहता है, मैंने तुम्हें जलाने की कोशिश की थी रैबिट। आदित्य की आवाज़ एकदम से दब जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था। उधर से एकदम से ही सन्नाटा सा छा जाता है तो वहीं आदित्य अपनी हाथों से आंसुओं को पोंछ रहा था। काफ़ी देर तक आव्या चुप रहती है। आदित्य का तो दिल ज़ोरों से घबरा रहा था। अगर आव्या ने भी रुद्र की तरह उस पर इल्ज़ाम लगा दिए तो आदित्य तो अपनी गिल्ट में ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। आव्या को जो कुछ भी हुआ था वो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ध्रुवंश ने उसे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था। उसने कह दिया था कि उन लोगों ने आव्या को चिता पर लिटाया था, पर उसने ये नहीं बताया कि उसे जलाया भी जा रहा था। आव्या कुछ भी नहीं बोल रही थी। वहीं उसके ऐसी चुप्पी से आदित्य की धड़कन 100 की स्पीड से चल रही थी। कुछ देर बाद आव्या का उधर से रिस्पॉन्स आता है, जिसे सुनने के बाद आदित्य एकदम से लड़खड़ा जाता है। आदित्य और आव्या बात कर रहे थे। दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो चुके थे। आव्या उधर से कहती है, आई डोंट केयर डैडा, आई जस्ट लव यू। आव्या की बात सुनकर आदित्य संभल नहीं पाता और वो एकदम से लड़खड़ा गया। वो बस इसी गिल्ट में था कि आव्या से वो नज़रें कैसे मिलाएगा, लेकिन यहाँ आव्या बस उसके लिए तड़प रही थी। उसे आदित्य की गलती से कोई मतलब नहीं था। आव्या की फिर से आवाज़ आती है, मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा कि आपने मुझे जलाने की कोशिश की, बल्कि मुझे इस बात से हर्ट हो रहा है कि आप मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टू मच हर्टिंग डैडा। इतना बोलते ही आव्या रोने लगती है। वो कब से आदित्य के इंतज़ार में थी। अब जब उसे ये पता चल रहा था कि आदित्य उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो आव्या को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा था। वो अपने डैडा की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आव्या के ऐसे रोने से आदित्य को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहता है, आई एम सॉरी रैबिट। आव्या अब भी रो रही थी। उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। आव्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, डैडा मुझे कल आपको देखना है। अगर आप कल नहीं आए तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊंगी, फिर आप मुझे मना भी नहीं पाएंगे। आदित्य काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सा हो चुका था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब दोनों तरफ का हाल बहुत बेहाल था। आदित्य अब कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक से उधर रुद्र आव्या से फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन स्पीकर पर रखकर कहता है, ससुर जी अभी बेबी गर्ल को रेस्ट की ज़रूरत है तो वो अब बात नहीं कर सकती। इतना बोलते ही वो कॉल कट कर देता है। आव्या जैसे ही उसे ऐसे करते हुए देखती है तो कहती है, रुद्र ये क्या किया तुमने, मुझे डैडा से बात करनी है।
रुद्र फोन से नजरें हटाए साइड टेबल पर रखता है और आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारा एक हाथ टूटा हुआ है, दूसरा भी तुड़वाना है क्या? ये हाथ भी कुछ ठीक नहीं है, ये भी थोड़ा डैमेज है, इसीलिए ज़्यादा देर तक तुम फ़ोन को पकड़कर बात नहीं कर सकती। आव्या मासूम सी शक्ल बनाकर रुद्र से कहती है, पर मुझे उनसे बात करनी है, प्लीज़ रुद्र। रुद्र स्ट्रिक्टली मना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। आव्या आप कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी रुद्र का फ़ोन रिंग होता है। रुद्र फ़ोन को पॉकेट से निकाल कर देखता है, उसमें ध्रुव का कॉल आ रहा था। रुद्र एक नज़र आव्या को देखता है, फिर उठकर बालकनी की ओर चला जाता है। आव्या रुद्र को जाते देखकर जल्दी से फ़ोन उठाती है और ध्रुव को कॉल करती है। ध्रुव का कॉल बिजी बता रहा था। ये देखकर आव्या आदित्य को कॉल करती है जो स्विच ऑफ था। आव्या मायूसी से फ़ोन को देखती है, वहीं रुद्र ने कॉल रिसीव कर लिया था। उधर ध्रुव थोड़े गुस्से से कहता है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो रुद्र, एक बाप को बेटी से अलग करके तुम बहुत गलत कर रहे हो। रुद्र बहुत ही सीरियस आवाज़ में कहता है, जलाने के समय याद नहीं आया था कि वो उसकी बेटी है। ध्रुव कहता है, आदित्य की गलती नहीं थी, अगर तुम ऐसे देख रहे होते ना तो उसमें नैना की सबसे बड़ी गलती है, उसी ने कहा था, और गलती किससे नहीं होती। तुम भी तो एक बाप हो, किसी दिन तुम्हारी बेटी से कोई तुम्हें भी दूर कर देगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि कैसा लगता है। रुद्र कुछ पल चुप होकर पीछे मुड़कर देखता है, उसकी दोनों बेटियां सो रही थीं। वो कुछ सोचते हुए कहता है, बात हमारे बीच में ही रहे तो अच्छा रहेगा, मेरी बेटी को बीच में लाने की कोशिश भी मत करिए, वरना बहुत बुरा होगा। ध्रुव को रुद्र की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। ध्रुव गुस्से से कहता है, तुम जब आव्या को हर्ट करते हो तो हम कुछ बोलते हैं क्या? अगर हम तुम्हारी गलती देखते तो कभी तुम्हारे साथ आव्या की शादी ही नहीं कराते। यू आर अ वेरी टॉक्सिक मैन। रुद्र टॉक्सिक तो था और ये बात सभी को पता थी, लेकिन आज तक किसी ने उसे कहा नहीं। रुद्र तो खुद जानता था कि वो टॉक्सिक है और उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ध्रुव काफ़ी कुछ कहना चाहता था मगर वो रुक गया। उसे पता था कि वो ऐसे इंसान को बोल रहा है जिसे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। ध्रुव लास्ट में कहता है, तुमसे बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर आदित्य और आव्या के बीच में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते ही वो कॉल कट करता है। रुद्र एक नज़र फ़ोन को देखता है, फिर कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर ध्रुव आदित्य के कंधे पर हाथ रखे कहता है, आदित्य तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो, तुम कल आव्या से मिलने जा रहे हो, रुद्र का कोई हक नहीं बनता कि वो आव्या को तुमसे दूर करे। आदित्य अब नॉर्मल था, वो आव्या से बात करने के बाद नॉर्मल हो चुका था, उसे भी रुद्र की बातों से ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था। आदित्य नॉर्मली कहता है, मैं उसकी बातों को दिल पर क्या दिमाग पर भी नहीं लेता, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ रैबिट से। ध्रुव को ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। ध्रुव आदित्य को देखते हुए मन ही मन कहता है, एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम खुद अपनी बेटी के लिए तड़पोगे रुद्र, और वो तुम्हें चाह कर भी नहीं मिलेगी। इन हफ्तों में रुद्र ने जैसा भी बर्ताव किया था वो किसी को पसंद नहीं आया था। रुद्र भी इतना ज़्यादा नाराज़ था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वहीं उधर सत्या और सुरभि डिनर पर आए थे। दोनों कैंडल लाइट डिनर को एंजॉय कर रहे थे। सुरभि वहाँ की खूबसूरती को देखते हुए खा रही थी और सत्या अपनी खूबसूरत बीबी को देखते हुए खाने के लुत्फ उठा रहा था। सुरभि खाते हुए कहती है, ये सब कितना प्यारा है, वैसे आपने ये सब क्यों करवाया, आज कुछ स्पेशल है क्या? सत्या नाम में सिरे लाता है और कहता है, बस ऐसे ही। सुरभि फिर से चारों ओर देखती है और खुश हो जाती है। खाने के बाद दोनों वाटरफॉल के सामने बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाते हुए सुरभि के लिप्स के साइड में लग जाता है। ये देखकर सत्या मुस्कुराता है और आइसक्रीम को पोंछ लेता है। सुरभि सत्या को देखती है। सत्या उसे देखते हुए स्माइल करता है। सुरभि एकदम से सीरियस हो जाती है। वो सीरियस होकर कहती है, मैं आपको एक बात बताऊं? सत्या हाँ में सिर हिलाता है। सुरभि कुछ पल चुप रहने के बाद कहती है, मेरी एक दोस्त है जिसकी शादी मेरे बाद ही हुई है, वो ना अपने पति से बहुत परेशान है। क्योंकि इतना बोलते ही वो रुक जाती है। सत्या क्यूरियस होकर सुरभि को देखता है। सत्या कहता है, क्योंकि क्या? सुरभि इधर उधर देखती है, फिर उठकर सत्या के कान के पास आकर कहती है, क्योंकि वो उसे बहुत मारते हैं और उसने मुझसे कहा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सब तब तक अच्छा रहता है जब तक मन नहीं भर जाता। सत्या सुरभि को देखता है जो बहुत भोली लग रही थी। सुरभि सत्या की आंखों में देखते हुए मासूमियत से कहती है, क्या आपका भी मुझसे मन भर जाएगा तो आप भी मुझे मारेंगे? सत्या चुप सा सुरभि को देख रहा था। एकदम से वो मुस्कुराने लगता है। सत्या सुरभि को पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है और उसे पीछे से हक करके उसके गाल पर किस करता है। सत्या सुरभि के कान में कहता है, मेरी क्यूट वाइफ, जो इंसान अपनी वाइफ को मारते हैं वो मर्द नहीं होते, मर्द तो वो है जो वाइफ की केयर करे, वाइफ की इज्जत करे और सिर्फ बहुत सारा प्यार दे। सत्या फिर सोचते हुए कहता है, वैसे जब उसने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो तुमने उसकी हेल्प नहीं की। सुरभि को समझ नहीं आता कि उसमें उसकी क्या हेल्प कर सकती है। सुरभि पूछती है, मैं कैसे हेल्प करूँ? सत्या सुरभि का फ़ोन लेता है और कॉल हिस्ट्री में जाकर उससे कहता है, कौन सा उसका नंबर है? सुरभि उंगली करती है। सत्या उस नंबर को लेकर अपने असिस्टेंट को भेज देता है और उस नंबर के बारे में पता लगाने को कहता है। इतना करते
लगते ही वो फ़ोन को ऑफ करके सुरभि को हक कर लेता है। सत्या बहुत ही शांत आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हारे साथ सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। सुरभि चुप रहती है। दोनों के बीच एकदम सन्नाटा छा जाता है। थोड़ी देर बाद सत्या अपनी आंखें बंद करता है। उसे अब कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं। सत्या की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। उसके आंसू सुरभि के कंधे पर गिर जाते हैं। सुरभि एकदम से कहती है, शायद पानी गिर रहा है। सत्या एकदम से ही होश में आता है। वह अपनी आंखें खोलकर अपने आंखों को पोंछता है और रुमाल से सुरभि के कंधे को पोंछ लेता है। सत्या सुरभि को उठाते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं। सुरभि इसके ऊपर से उठकर खड़ी होती है। अब दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंचते हैं। कमरे में जाकर सुरभि सबसे पहले तो चेंज करती है, फिर रुखसार को कॉल करके उससे बात करने लगती है। सत्या कमरे में नहीं था, वो कहीं जा चुका था जब सुरभि चेंजिंग रूम में गई थी। सुरभि रुखसार को आज सुबह से रात तक उसने क्या क्या किया वो सारी बात बताने लगती है। सुरभि रोज ही रुखसार को अपनी दिनचर्या बताती थी। उसने क्या किया वो डेली अपडेट देती थी। सुरभि को जब नींद आने लगती है तो वो रुखसार को गुड नाइट बोलकर कॉल कट करती है। सुरभि अब पूरे कमरे को देखती है। सत्या अब तक कमरे में नहीं आया था। सुरभि कमरे से बाहर निकलती है और पूरे घर में वो सत्या को खोजने लगती है, क्योंकि वो सत्या के बिना सो नहीं पाती थी। उसकी बाहों की उसे आदत लग चुकी थी। सुरभि हर जगह छान मारती है, लेकिन उसे सत्या कहीं नहीं मिलता। सुरभि अभी एक रूम के पास पहुंचती है। उस रूम में उसे जाने से मना किया गया था। सुरभि उसे देखकर थोड़ा डरती भी थी, क्योंकि वो किसी हॉन्टेड की तरह लगता था। सुरभि वापस जाने के लिए पीछे पलटती है। तभी अचानक से ही वो दरवाज़ा खुलता है। सुरभि की हालत खराब हो जाती है। उस दरवाजे का खुलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डरावना था। सुरभि डर से कांपने लगती है। सुरभि बहुत ही धीरे धीरे पीछे पलटने लगती है। वो पीछे पलटती है तो उसकी नज़र सीधे दरवाजे पर जाती है। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था। अंदर से हल्की आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे कोई जंजीर को हिला रहा हो। सुरभि को भूत मूवी का ख्याल आने लगता है, जिसमें ऐसे ही सीन होते थे। सुरभि तो वहीं जम चुकी थी। वो दरवाज़ा वैसे तो लॉक रहता था, वो ऐसे ही खुल नहीं सकता था। सुरभि बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, कौन है? सुरभि बहुत ही डरी हुई आवाज़ में कहती है, सत्या, क्या आप हैं? सुरभि एक पल के लिए शांत होती है। तभी अचानक से उसे किसी की चीख सुनाई देती है। सुरभि इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो वहीं डरकर बेहोश हो जाती है। वो गिरती उससे पहले ही सत्या उसे तुरंत संभाल लेता है। सत्या सुरभि को बेडरूम में लेकर जाता है। वो बेड पर लिटाकर उसके गाल पर थपथपाते हुए बुलाता है, सुरभि, सुरभि। सत्या डरा हुआ था। उसने ऐसे कभी सुरभि को बेहोश होते हुए नहीं देखा था। सत्या जग से पानी लेकर सुरभि के चेहरे पर छिटकता है। उसके ऐसा करते ही सुरभि की पलकें हिलती हैं। सत्या ये देखकर उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, सुरभि। सुरभि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसे सत्या का परेशानी भरा चेहरा दिखता है। सुरभि कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है कि सत्या इतना परेशान क्यों है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वो क्या देखकर बेहोश हो गई थी, तो सुरभि एकदम से डर जाती है। उसके कान में फिर वो चीख सुनाई देती है। सुरभि तुरंत सत्या को गले लगाकर घबराते हुए कहती है, वहाँ उस कमरे में कोई था, मैंने किसी की चीख सुनी। सुरभि की बात सुनते ही सत्या के फेस एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। वो पहले तो चुप ही रहता है, फिर सुरभि को शांत करते हुए कहता है, कोई नहीं है। सुरभि काँप रही थी। उसे बहुत ज़्यादा डर लगा था। जब सुरभि सत्या का जवाब सुनती है तो वो तुरंत उससे अलग होकर कहती है, मैंने खुद देखा है, कोई है वहाँ पर। सत्या सुरभि के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और बड़े ही प्यार से कहता है, कोई नहीं है, बस मैं हूँ तुम्हारे पास। सुरभि तुरंत नामे से रिलाती है, क्योंकि उसने खुद खुली आंखों से वो चीज़ देखी थी। उसने कोई सपना नहीं देखा था। सुरभि तुरंत उठकर सत्या का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। इतना कहते हुए वो सत्या को उसी कमरे के पास लेकर जाती है। सत्या और सुरभि उस कमरे के पास पहुँचते हैं। सुरभि जैसे ही उस दरवाजे को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जैसे वो हमेशा लगा रहता था। सुरभि उस ताले को देखकर सत्या को देखती है। सत्या उसे देखकर कहता है, क्या हुआ, कहाँ क्या है? सुरभि उसे विश्वास दिलाते हुए कहती है, तभी ये दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं सच कह रही हूँ। अंदर से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। सुरभि इतना कहते हुए दरवाजे के पास जाकर कान लगाती है। अंदर एकदम सन्नाटा था, किसी चीज़ की कोई आवाज़ अंदर से नहीं आ रही थी। सुरभि ये देखकर हैरान हो जाती है। उसने कुछ देर पहले ही इतनी ज़्यादा आवाज़ सुनी और अब ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ भी नहीं है। सुरभि जब सत्या को देखती है, सत्या उससे कहता है, आवाज़ आई। सुरभि नामे से रिलाती है। सत्या एक गहरी सांस लेकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना वहाँ कोई नहीं है। सत्या सुरभि को लेकर बेडरूम में जाता है। वो उसे बेड पर बिठाता है। सुरभि अब बहुत ज़्यादा शांत हो चुकी थी। वो कहती है, मैं सच कह रही हूँ। इतना कहते हुए वो सत्या को देखती है। सत्या उसकी आंखों में देखता है। कुछ पल देखने के बाद सत्या उसे बेड पर लेटाता है और उसके चेहरे के करीब झुककर कहता है, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हो सकता है तुम्हें गलतफहमी हुई हो। सुरभि अब कुछ भी नहीं कहती। सत्या उसके चेहरे को एकटक देखते हुए कहता है, सुरभि। सुरभि अब सत्या की आंखों में देखती है। सत्या उसकी आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, आई फील सो लोनली, कैन आई फील यू?
कैन आई लव यू? सुरभि तो उसकी आंखों में ही खो जाती है। सत्या उसे इतनी शिद्दत से देख रहा था कि सुरभि उसे मना ही नहीं कर पाई। सुरभि हाँ में सिर हिलाती है। उसे पता नहीं था कि सत्या किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसे ना कहने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। सत्या बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था। उसे सुरभि अपने बहुत करीब चाहिए थी, बहुत करीब। सुरभि थोड़ा मैच्योर हो चुकी थी, वो दोनों अब अपने रिश्ते को बढ़ा सकते थे। वैसे भी सत्या ने सुरभि के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया था। सत्या सुरभि के गाल को धीरे से सहलाता है। सुरभि बस उसकी आंखों में देख रही थी। सत्या पहले सुरभि के माथे पर किस करता है, फिर उसके दोनों गालों पर, फिर नाक पर, और फिर उसकी नज़र सुरभि के होंठों पर टिक जाती है। वो सुरभि के छोटे होंठों को देख रहा था। सत्या सुरभि के होंठ को पहले हाथ से सहलाता है, फिर अपने होंठ उसकी ओर बढ़ाने लगता है। सुरभि अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देख रही थी। सत्या उसके होंठों के बहुत करीब आ चुका था। तभी अचानक ही सुरभि सत्या के सीने पर हाथ रख लेती है। सत्या सुरभि को कंफ्यूज्ड होकर देखता है। सुरभि बहुत ही मासूम आवाज़ में कहती है, क्या हम बेबी करने वाले हैं? सत्या जब ये सुनता है तो वो दंग रह जाता है। सुरभि उसकी आंखों में देखते हुए बस जवाब ढूंढ रही थी। सत्या को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, वो अपनी छोटी सी वाइफ से क्या कहे। सुरभि का इतना मासूम सा चेहरा देखकर सत्या का मन नहीं माना। उसे पता था कि वो जो करने जा रहा है उससे सुरभि को बहुत दर्द होगा, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और सत्या सुरभि को दर्द में नहीं देख सकता था। सत्या हल्का सा मुस्कुराता है और सुरभि के माथे पर फिर एक बार किस कर लेता है। वो बेड पर जाकर लेट जाता है और सुरभि को अपनी बाहों में भरकर कहता है, सो जाओ, नींद आ रही होगी ना तुम्हें। सुरभि भी उसके सीने में छुप जाती है। सत्या सुरभि के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी ओर रुद्र किचन में जाता है। किचन में नैना और सुहानी दोनों मौजूद थे। रुद्र को देखते ही सुहानी जल्दी से प्लेट में खाना निकालते हुए कहती है, मैं बस आव्या के लिए ही खाना लगा रही थी। सुहानी अच्छे से प्लेटिंग करने के बाद रुद्र को देती है। रुद्र उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी उससे नैना कहती है, रुद्र मैंने ये मूंग का हलवा बनाया है, आव्या को पसंद है और उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है। रुद्र एक पल तो रुक जाता है, पर अगले ही पल वो कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है। नैना ये देखकर मायूस हो जाती है। सुहानी नैना को देखकर कहती है, माँ इसीलिए तो हमने कहा कि हम साथ में ही दे देते हैं। नैना कहती है, नहीं बेटा, अगर तुम उसे दे देती और रुद्र उसे टेस्ट करता तो उसे समझ आ जाता कि वो मैंने बनाया है, फिर वो तुम्हारे हाथ का भी नहीं खाता। नैना बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। नैना को उदास देखकर सुहानी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सुहानी कहती है, मैं दंश, सुहांश और अंतरा को बुलाकर लाती हूँ। नैना हाँ में सिर हिलाती है। सुहानी पहले अंतरा के कमरे में जाकर उसे खिलाने के लिए बुलाती है, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में द्रांश फ़ोन में कुछ कर रहा था तो वहीं सुहांश पढ़ रहा था। वो काफ़ी हद तक बोलने लगा था तो उसे सुहानी अभी से पढ़ाना सिखा रही थी। वो अकेले पढ़ते पढ़ते बोर सा हो जाता है। सुहांश सोफे पर बैठे द्रांश को देखता है, फिर उठकर उसके पास चला जाता है। सुहांश द्रांश को देखते हुए पूछता है, पापा ए फॉर क्या होता है? द्रांश अपने फ़ोन में उसी तरह से बिजी हुए जवाब देता है, एप्पल। सुहांश अपनी बुक में देखता है जिसमें एरोप्लेन बना हुआ था। सुहांश नाम में सिर हिलाए कहता है, रॉन्ग पापा। द्रांश ये सुनकर सुहांश को देखता है। यहाँ द्रांश इतना अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, वो पढ़ाई में इतना अच्छा था कि कोई उससे जीत नहीं पाता था, और यहाँ उसका बेटा उसे रॉन्ग कह रहा था। सुहांश तुरंत कहता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है। आपको कुछ नहीं आता पापा, मम्मा को तो सब आता है, मम्मा इज़ बेस्ट। सुहांश की बात सुनकर द्रांश की भौहें चढ़ जाती हैं। उसके बेटे ने उसे इनडायरेक्टली अनपढ़ कहा था। द्रांश सुहांश को घूरते हुए देख रहा था। सुहांश सब कुछ इग्नोर करते हुए कहता है, ओके आप ये वाला बताइए, बी फॉर। द्रांश थोड़ा सोचता है। उसने नॉर्मली जो पढ़ा था उस वक्त तो हमेशा ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल होता था, लेकिन सुहांश के हाथ में जो बुक थी वो बुक थोड़ी अलग थी। द्रांश को अपने बेटे के सामने फिर से बेइज्जत नहीं होना था। वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, बैट। जैसे ही द्रांश ये कहता है, सुहांश अपने सिर पर अपना हाथ मार लेता है। सुहांश कहता है, क्या पापा, इतना सोचने के बाद भी रॉन्ग आंसर? आपको इतना भी नहीं पता कि बी फॉर बॉल होता है? ये सुनकर तो द्रांश का दिमाग ही खराब हो जाता है। सुहांश फिर से कहता है, लास्ट बार ट्राई करते हैं, सी फॉर। द्रांश तुरंत जवाब देता है, कैट। सुहांश ये सुनकर द्रांश को घूरता रहता है। वो द्रांश को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करने लगता है। उसके पापा दिखने में तो बहुत पढ़े लिखे दिख रहे थे। सुहांश कहता है, पापा आप तो सच में बहुत वीक हैं, सी फॉर कोकोनट होता है। ये सुनकर द्रांश का दिमाग अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका था। द्रांश सुहांश के हाथ से बुक छीन कर देखता है। उसमें जितने भी लिखे हुए थे वो सारे द्रांश के जवाब के अपोजिट थे। सुहांश भी तुरंत द्रांश से वो बुक छीन कर कहता है,
ये बुक मेरा है, आपको चाहिए तो मम्मा को बोलकर वो लाकर देगी। इतना बोलते ही सुहांश बुक को लेकर बेड पर चढ़ जाता है। द्रांश बस उसे देखता रह जाता है। उसके खुद के बेटे ने आज उसे अनपढ़ साबित कर दिया था। एक पल के लिए तो द्रांश को भी यही लगा कि वो सच में अनपढ़ ही है। द्रांश अब उठकर उसके पास जाता है। वो सुहांश को देखता है। सुहांश अब लिखने की कोशिश कर रहा था। जब वो द्रांश को अपने पास देखता है तो वो उसकी ओर मुड़कर कहता है, पापा ए लिखिए तो। द्रांश उसके हाथ से चौक लेता है क्योंकि सुहानी ने उसके लिए वही लाया था। द्रांश छोटे से ब्लैक बोर्ड में चौक से ए लिखता है। उसने कर्सिव में लिखा था। सुहांश जैसे ही ये देखता है तो फिर एक बार अपने सिर पर हाथ मारता है। वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, ओहो पापा, सच में आपको तो कुछ भी नहीं आता। सुहांश ने इतना ही कहा था कि तभी दोनों को सुहानी की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। सुहानी कब से दरवाजे पर खड़ी होकर सब सुन रही थी और देख रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह से सुहांश ने द्रांश को परेशान कर रखा था। सुहानी अंदर आते हुए कहती है, दंश कहीं ऐसा ना हो आपका बेटा आपको अनपढ़ साबित कर दे। द्रांश अब सुहानी को घूरता है। वो उसे घूरते हुए कहता है, ये तुम ऐसे ऐसे पढ़ाना सिखा रही हो। ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एरोप्लेन होता है। सुहानी कहती है, अब इसमें मैं क्या करूं? जब मैं बुक लेने गई तब मुझे यही एक मिली। ए फॉर एप्पल वाली बुक नहीं थी, इसीलिए जो दिख रहा है मैंने वही सिखाया। वैसे भी सुहांश कितना ही बड़ा हुआ है। सुहांश जब देखता है कि द्रांश उसकी मम्मा को डांट रहा है तो वो कहता है, मम्मा इज़ बेस्ट, आपको कुछ नहीं आता पापा। सुहानी जल्दी से आगे आकर सुहांश को गोद में उठा लेती है और उससे कहती है, नहीं मेरा बच्चा, पापा भी बेस्ट है। ए फॉर एरोप्लेन भी होता है और एप्पल भी होता है। सुहांश को जो उसकी मम्मा सिखाती थी वही उसके लिए सही होता था। सुहांश कहता है, ओके, ए फॉर एप्पल मम्मा, मुझे डी फॉर डिनर चाहिए। सुहानी उसे ले जाते हुए कहती है, हाँ चलो। सुहानी साथ ही द्रांश को भी बुलाती है, दंश आप भी आइए। द्रांश हाँ कहता है। वो दोनों जैसे ही कमरे से निकल जाते हैं, द्रांश वो बुक खोलकर देखता है। उसमें डी फॉर डिनर लिखा हुआ था। ये देखकर द्रांश दरवाजे की ओर देखता है। फिर द्रांश अपना फ़ोन निकालकर पूरी बुक की फ़ोटोज़ खींचता है ताकि अगली बार जब सुहांश उससे कुछ भी पूछे तो वो बता पाए, सुहांश उसे अनपढ़ ना दिखा दे। रात के करीब 12 बज रहे थे। द्रांश अपनी आंखें खोलता है और बेड पर देखता है। बेड पर वो तीनों थे। सुहांश बीच में लेटा हुआ था तो वहीं सुहानी दूसरी साइड लेटी थी। द्रांश सुहानी को देख रहा था जो आराम से सो रही थी। द्रांश उठकर पहले तो बहुत सारे तकियों को वहां रखता है ताकि सुहांश पलटे भी तो वो गिरे नहीं। द्रांश अब जाकर सुहांश के बगल में लेट जाता है। उसके पास लेटते ही वो सुहानी की कमर पर हाथ रखता है। सुहानी अपनी आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे बिना रहा नहीं जाता। द्रांश सुहानी के गाल पर किस करता है और कहता है, रहा जाता तो अकेले रह लेता। सुहानी मुस्कुराते हुए उसके सीने में अपना चेहरा घुसा लेती है। उसे भी द्रांश के बिना नींद कहाँ आती थी। वो सिर्फ आज का माजरा नहीं था। रोज़ सुहांश के सोने के बाद द्रांश उठकर सुहानी के पास चला आता, क्योंकि जब सुहांश जागा रहता तो वो बीच में सोने की जिद करता था, किसी राजा की तरह। द्रांश सुहांश के भी पेट पर हाथ रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात के साथ द्रांश और सुहानी भी नींद की दुनिया में चले जाते हैं। अगले दिन आदित्य और काव्या आज सुबह सुबह आव्या से मिलने आए थे। दोनों हॉल में थे। नैना दोनों को देखकर कहती है, आज तो रुद्र आव्या को लेकर हॉस्पिटल गया है। पता नहीं इतनी सुबह सुबह क्या ही ज़रूरत पड़ी। नैना की बात सुनकर काव्या थोड़ी घबरा जाती है। वो नैना से कहती है, तुमने पूछा नहीं क्या हुआ? नैना ये सुनते ही उदास हो जाती है। वो उदासी से कहती है, मुझसे तो रुद्र बात ही नहीं करता। मैं आव्या से क्या पूछती, वो तो सोई हुई थी। रुद्र उसे ऐसे ही उठा कर ले गया। ये सुनकर आदित्य को अंदाज़ा हो जाता है कि रुद्र आव्या को कहाँ लेकर गया है। वो एक गहरी सांस लेता है और नैना से कहता है, क्या वो अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर गया है? नैना नाम में सिर हिलाई कहती है, नहीं, वो तो सुहांश और सुहानी के साथ है। आदित्य अपनी जगह से उठता है और सीधे कमरे में चला जाता है। बच्चे रुद्र के कमरे में ही थे। आदित्य वहाँ जैसे ही जाता है, सुहानी थोड़ी साइड हो जाती है। राव्या जैसे ही आदित्य को देखती है तो वो खुशी से उछलती है। राव्या के लिए इसमें कुछ नया नहीं था। वो जो भी उसके घर में उससे मिलने आए वो खुशी से ही उछलती थी। अगर वो पैरों पर खड़ी होती तब तो वो पता नहीं कितना ही नाचती। आदित्य राव्या के ऐसे उछलने से मुस्कुराते हुए उसके पास आ जाता है। वो राव्या को पहले गोद में ले लेता है, फिर बारी बारी से रुद्रव और आर्या को भी। आदित्य अब अपने नाती नातिन के साथ खेलने में बिजी हो जाता है। करीब 2 घंटे बाद रुद्र और आव्या घर आते हैं। आव्या जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी नज़र काव्या पर जाती है जो नैना से बात कर रही थी। काव्या को देखते ही आव्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर काव्या आई है तो आदित्य भी ज़रूर आया होगा। आव्या जल्दी से काव्या के पास जाती है और उससे चहकते हुए पूछती है, मम्मा मम्मा डैडा कहाँ है? आव्या बहुत खुश थी। काव्या उसे उदास होकर कहती है, मिस्टर हस्बैंड तो नहीं आए? जैसे ही आव्या ये सुनती है उसका मुंह उतर जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। काव्या उसके उदास चेहरे को देख पा रही थी। आव्या ने अपना मुंह बहुत ही छोटा सा बना लिया था। काव्या जब से उसे इस तरह से देखती तो उसे हंसी आ जाती है, पर वो हंसती नहीं। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है,
आए हैं, ऊपर कमरे में है। आव्या जैसे ही ये सुनती है तो वो जल्दी से दौड़कर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। वहीं रुद्र जो अभी अभी घर के अंदर घुसा था, उसकी नज़र जैसे ही आव्या पर पड़ती है तो एकदम से उसका चेहरा कठोर हो जाता है। एक तो आव्या की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ऊपर से आव्या इस तरह से दौड़ रही थी। ये बात रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहीं आव्या तो इतनी खुश थी कि उसे यहाँ तक याद नहीं रहा कि उसके हाथ में चोट लगी है। वो दौड़ते हुए सीधा अंदर जाती है। अंदर आदित्य बैठा हुआ था। उसने बच्चों को खिला खिलाकर सुला दिया था। बेड पर आज सिर्फ 3 नहीं बल्कि 4-4 बच्चे सो रहे थे। सुहांश भी सो चुका था। आव्या जैसे ही आदित्य को देखती है वो दौड़कर जाती है और सीधे आदित्य को गले लगा लेती है। आव्या को ये याद ही नहीं था कि उसके हाथ में चोट लगी है, तो उसने अपने उस हाथ को भी तेजी से झटक दिया था, जिस वजह से उसके मुंह से एकदम से ही आह निकल जाती है। आदित्य घबराते हुए उससे अलग होता है और आव्या के हाथ को पकड़कर कहता है, क्या हुआ रैबिट? आव्या दर्द से कहती है, आपके आने की खुशी में मैं यही भूल गई कि मेरा हाथ टूटा हुआ है। इतना कहते ही वो आदित्य को देखती है। आदित्य परेशान होकर बस आव्या को देख रहा था, तभी अचानक से ही आव्या हंसते हुए कहती है, कैसा लगा मेरा मजाक? आदित्य जब ये सुनता है कि आव्या मजाक कर रही थी तो वो उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। आव्या मासूमियत से उसे देखते हुए कहती है, आपने भी जो मुझे परेशान कर दिया था। इतना बोलते हुए वो अपना मुंह बना लेती है। आदित्य उसकी नौटंकी देख मुस्कुराता है और फिर से उसे गले लगा लेता है, लेकिन संभालते हुए, ताकि आव्या को जरा भी चोट ना लगे। आव्या आदित्य के गले लगे हुए कहती है, आई रियली मिस यू डैडा। आदित्य भी कहता है, मिस यू सो मच। दोनों बाप बेटी मिल ही रहे थे, तभी रुद्र भी कमरे में एंट्री करता है। वो एक नज़र आदित्य और आव्या को गले हुए लगे हुए देखता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। उसके जाते ही आदित्य भी वॉशरूम की ओर देखता है। वहीं उधर रुवंश बैल्कनी में बैठा हुआ अंतरा के बारे में सोच रहा था। बहुत वक्त हो चुका था, ना ही अंतरा ने उसे कोई कॉल किया और ना ही उसने अंतरा को कॉल किया था। रुवंश अपना फ़ोन उठाकर अंतरा को कॉल करने का सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। एक तरफ से तो रुवंश को लग रहा था कि अभी सही वक्त है अंतरा से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने का, तो वहीं दूसरी तरफ वो अंतरा से प्यार करता था। भले दोनों का टीनेज का प्यार हो, प्यार तो था। वो अलग बात थी कि अंतरा का पागलपन था। रुद्र बैठा हुआ ही था, तभी रुमानी एक लड़की को लेकर आती है और उसे बैठने का कहती है, यहाँ बैठो बेटा। रुवंश पहले तो उस लड़की को देखता है। उसके सामने इस वक्त एक लड़की बैठी थी जो उसकी उम्र की ही लग रही थी। उसने सूट पहना हुआ था। रुमानी दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, रुवंश ये तारा है, और तारा ये है मेरा बेटा रुवंश। तारा रुवंश को देखती है, फिर मुस्कुराने लगती है। रुवंश को अजीब लगता है। रुमानी कहती है, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। इतना कहते ही वो झुककर रुवंश के कान में कहती है, यह आपके पापा की फ्रेंड की बेटी है, बहुत संस्कारी है, इसे बड़ों से इज्जत से बात करने का तरीका भी आता है। रुवंश को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ क्या बात कर रही है और क्यों। रुमानी कहती है, अच्छे से बात करना। ये कहते ही वो चली जाती है। रुवंश को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। दोनों में से कोई भी बात स्टार्ट करता है उससे पहले रुवंश का फ़ोन रिंग होता है। रुवंश की नज़र टेबल पर रखे फ़ोन पर जाती है जिसमें अंतरा का कॉल आ रहा था। तारा ने भी ये देख लिया था। रुवंश ने अंतरा का नाम सिर्फ अंतरा से सेव नहीं किया था, उसने हार्ट वाला इमोजी भी दिया था। रुवंश जल्दी से कॉल रिसीव करता है। वो जैसे ही फ़ोन को कान से सटाता है तभी उधर से पागलपन भरी आवाज़ आती है, अभी के अभी उस लड़की को अपने घर से फेंको वरना मैं उसे इस दुनिया से फेंक दूंगी। अंतरा के लहजे में वार्निंग साफ छलक रही थी। रुवंश इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान था कि अंतरा को कैसे पता चला कि उसके सामने एक लड़की बैठी है। रुवंश सिर उठाकर उस लड़की को देखता है, तभी उसे अंतरा की आवाज़ सुनाई देती है, देख क्या रहे हो, जल्दी फेंको या मैं आऊँ। जिस लड़की से उसकी बात बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। रुवंश ने तो सोच लिया था कि अब दोनों शायद अलग हो गए, लेकिन नहीं, अंतरा उसके ना होते हुए भी थी। वो रुवंश पर नज़र रख रही थी। रुवंश उस लड़की से कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। जब तारा ये सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर रुवंश को राहत मिलती है। तारा जैसे ही जाती है रुवंश फ़ोन पर कहता है, तुम हो कहाँ? मुझे तो लगा तुमने ब्रेकअप कर लिया। उधर से अंतरा का जवाब आता है, ओह तो इसीलिए पैचअप चल रहा था। रुवंश मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, फिर तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी दूसरी लड़की से बात करोगे। रुवंश चुप हो जाता है। पहली बात तो ये थी कि वो तो इस लड़की से बात करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो तो रुमानी की वजह से करने वाला था। और दूसरी बात ये थी कि अंतरा का पागलपन देखकर रुवंश फिर से ऑफेंड हो जाता है। रुवंश कहता है, अंतरा प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम जब तक नॉर्मल नहीं होती मॉम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और तुम मारने की बात बिल्कुल मत करना प्लीज़। शी इज़ माई मॉम एंड आई लव हर। अंतरा उधर से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? क्या मैं पागल हूँ? रुवंश मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ, इसमें क्या गलत है? रुवंश एक पल के लिए चुप रह जाता है। आगे बोलने के लिए अब उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे थे। वो क्या ही अंतरा को समझाए। रुवंश बहुत शांत आवाज़ में कहता है, अंतरा आई लव यू, लेकिन मुझे नॉर्मल लव चाहिए, पागलपन वाला नहीं, प्लीज़ बात को समझो। अंतरा तुरंत कहती है,
समझने की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। रुवंश, प्यार में कोई शर्त नहीं होती, उसमें होता है वो प्यार नहीं होता। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मैं जैसी हूँ वैसा एक्सेप्ट करो, लेकिन तुम्हें तो बदली हुई अंतरा चाहिए। रुवंश तुरंत कहता है, अरे बाबा, मैं नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें जैसे चाहे वैसे एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन यहाँ मॉम की बात हो रही है। मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ अपनी मॉम से भी उतना ही करता हूँ। मैं अपनी मॉम और तुम में से किसी को नहीं खोना चाहता। अब उधर से एकदम सन्नाटा छा जाता है। बहुत देर तक उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। रुवंश फ़ोन को देखता है। अब भी अंतरा लाइन पर थी, लेकिन पूरी तरह से चुप हो चुकी थी। रुवंश उसे चुप देखकर आवाज़ देता है, हेलो अंतरा। रुवंश बस इतना ही कहता है कि तभी रुमानी उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है। वो फ़ोन को देखती है। फ़ोन में अंतरा का नाम देखकर वो रुवंश को बुरी तरह से घूरने लगती है। रुमानी पहले कॉल कट करती है, फिर गुस्से से कहती है, रुवंश, मैंने कहा था ना कि तुम इस लड़की से बात नहीं करोगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? रुवंश अपनी मॉम को लाचारी से देखता है। आखिर वो क्या जवाब दे, उसे समझ ही नहीं आता। रुमानी कहती है, इस लड़की की वजह से आपने तारा को रुला दिया। रुवंश, अभी जाइए और जाकर उसे सॉरी कहिए। रुवंश को तो जैसे कोई बात सुनाई नहीं दे रही हो। रुमानी अपनी बातों को रिपीट करते हुए फिर से कहती है, रुवंश, हमने कुछ कहा है, जाइए जाकर तारा को सॉरी बोलिए। रुवंश अब जाकर अपने सेंस में आता है। वो कंफ्यूज होकर रुमानी को देखता है और कहता है, लेकिन मॉम क्यों? मैं माफ़ी क्यों मांगूं जब मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं है? तो मैंने ना उसे डांटा, ना मारा, ना कोई बदतमीजी की, फिर मैं सॉरी क्यों कहूँ? एंड प्लीज़ मॉम, किसी भी लड़की को मेरे पास लेकर मत आइए, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। बोलकर रुवंश उठकर वॉशरूम चला जाता है। वहीं रुमानी बुरी तरह से चिढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अंतरा चुपचाप फ़ोन को देख रही थी और रुवंश के बारे में सोच रही थी, उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। अंतरा फ़ोन को ऑन करती है। होम स्क्रीन पर ही उसे रुवंश का चेहरा दिखता है। अंतरा ने रुवंश के फ़ोटो को अपना वॉलपेपर बनाया था। अंतरा रुवंश को देख ही रही थी, तभी अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुवंश अंतरा को समझ ही नहीं रहा था, जिस वजह से अंतरा परेशान हो चुकी थी। मगर अंतरा को रुवंश नहीं मिला तो वो सच में पागल हो जाएगी। लेकिन रुवंश उसकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा था, सिर्फ अपनी मॉम की वजह से। अंतरा बहुत कम रोती थी, लेकिन आज सच में उसे रोना आ रहा था। अंतरा को कोई समझता ही नहीं। पहले जब वो रुद्र के लिए बहुत ज़्यादा पागल थी, तब रुद्र ने उसे नहीं समझा। और अब रुवंश, रुद्र से तो उसका धीरे धीरे बॉन्ड टूटता गया, लेकिन वो रुवंश से बिछड़ नहीं सकती थी। अंतरा को तकलीफ हो रही थी। वो ऊपर देखती है, उसके आंसू आँख के कोनों से बहने लगते हैं। अंतरा जितनी भी स्ट्रांग थी, लेकिन वो भी एक इंसान ही थी, उसे भी दर्द होता था। भले वो खुद को संभाल लेती थी, लेकिन आज वो टूट रही थी। अंतरा सिकुड़कर बैठ जाती है। वो बहुत धीरे रो रही थी, जिसकी एक भी आवाज़ नहीं थी, बस उसके आंसू गिरते जा रहे थे। वो बैठी ही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अंतरा अपने आंसुओं को जल्दी से साफ करती है और अपने चेहरे को एकदम से ही सीरियस कर लेती है। इस वक्त कमरे में द्रांश आया था। द्रांश जाकर अंतरा के पास खड़ा हो जाता है। अंतरा उसे देखकर पूछती है, व्हाट हैपेंड बिग हैंडसम ब्रदर? अंतरा पूरी नॉर्मल हो चुकी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ पल पहले ही रो रही थी। द्रांश उसे सीरियस आवाज़ में कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बोलते हुए वो उसके बगल में बैठ जाता है। अंतरा द्रांश को कंफ्यूज होकर देखती है। द्रांश कहता है, मॉम और लिटिल लैम्प बहुत शिकायत कर रही है तुम्हारी। कॉलेज के बहाने कहाँ जाती हो तुम? पूरा 1 महीना हो चुका है तुम कॉलेज गई ही नहीं, और घर से रोज़ कॉलेज के लिए निकलती हो। ये सुनते ही अंतरा चुप हो जाती है। 1-2 दिन तो मान भी ले, लेकिन पूरे 1 महीने बंक करना थोड़ा अजीब था। द्रांश अंतरा को एकटक देखे जा रहा था। वो कहता है, क्या बात है, अपने बड़े भाई को नहीं बताओगी? अंतरा पहले तो चुपचाप रहती है, वो अपना सिर भी नहीं उठाती, वैसे ही सिर झुकाए रहती है। काफ़ी देर बाद अंतरा सिर उठाती है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ चुके थे। द्रांश जैसे ही ये देखता है तो वो एकदम से सीरियस हो जाता है। अंतरा उसे उसी तरह से आंसू लिए सब कुछ बताने लगती है, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ डिटेल में बता देती है। द्रांश जैसे जैसे सुन रहा था, उसके एक्सप्रेशंस बदलते जा रहे थे। अंतरा आखिर में रोते हुए कहती है, कोई मेरे प्यार को समझता ही नहीं है, ना हैंडसम ब्रदर ने समझा और ना रुवंश ने। अंतरा अब द्रांश को देखकर कहती है, बिग हैंडसम ब्रदर, क्या प्यार में पागलपन होना गलत है? मैं हो जाती हूँ तो उसमें मेरी क्या गलती? द्रांश उसे चुपचाप देख रहा था। जब अंतरा के आंसू हद से ज़्यादा बहने लगते हैं तो द्रांश उसे अपने सीने से लगा लेता है। अंतरा द्रांश के सीने से लगे हुए अब रोने लगी थी। उसमें आवाज़ भी थी और दर्द भी था। द्रांश अंतरा के सिर को सहलाते हुए कहता है, प्यार में पागलपन हो ये गलत नहीं है, लेकिन अंतरा पागलपन सामने दिखे ये गलत है। क्या मैं पागल नहीं हूँ? मैं भी पागल हूँ तुम्हारी भाभी के लिए, लेकिन वो पागलपन किस वक्त दिखाना है उसका भी टाइम होता है। हर किसी को अपना पागलपन हमेशा नहीं दिखा सकते। रुद्र भी पागल है अपनी बेबी गर्ल के लिए, लेकिन उसे पता है कि उसे वो पागलपन कब दिखाना है। अंतरा द्रांश की बात को बहुत गौर से सुनने लगती है।
उसका रोना अब रुक चुका था। द्रांश अंतरा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, देखो अंतरा, आई नो कि तुम मैच्योर हो, लेकिन फिर भी उस हद तक तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है और पागलपन में तुम कुछ भी कर सकती हो। आगे जो होगा मैं संभालूंगा, लेकिन तुम जिस इंसान के लिए कर रही हो तुम्हें उस इंसान को दिखाना नहीं है। अंतरा सिर उठाकर द्रांश को देखती है, फिर कहती है, अगर मैं उसकी वजह से किसी को मार डालूं तो उसे ना ही दिखाना है और ना ही बताना है। द्रांश तुरंत कहता है, एग्जैक्टली। अंतरा को अब थोड़ा सही एहसास हो रहा था। अंतरा फिर से द्रांश के सीने से लगती है और कहती है, यू आर द बेस्ट ब्रदर। द्रांश अंतरा के माथे पर किस करता है और कहता है, अब चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ दिन बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम है। अंतरा द्रांश से अलग होकर हाँ में सिर हिलाती है और जल्दी से अपने बैग से बुक और कॉपी निकालकर स्टडी टेबल पर बैठ जाती है। उसे अब काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। द्रांश कुछ पल अंतरा को देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर कमरे से निकल जाता है। रुद्र स्टडी रूम में बैठा आंखें बंद करके बैठा था। आदित्य आव्या के साथ कमरे में था, इसीलिए रुद्र वहां से निकल गया था। रुद्र अपने में ही खोया था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई आकर बैठा है। रुद्र को उसकी खुशबू से ही समझ आ चुका था कि उसके पास कौन है। द्रांश रुद्र के पास बैठा हुआ था। द्रांश कुछ पल रुद्र को देखता है, फिर कहता है, आई हैव समथिंग टू टेल यू। रुद्र अपनी आंखें खोलकर द्रांश को देखता है। द्रांश रुद्र की आंखों में देखकर कहता है, रुद्र तुम सिर्फ अपनी बेबी गर्ल और बेबीज को ही अपनी फैमिली मानने लगे हो। तुम ये भूल चुके हो कि तुम्हारी एक मॉम है जो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रही है। तुम्हारी एक सिस्टर है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है। यू नो अंतरा क्या कर रही है, किस सिचुएशन में है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम हफ्ते भर से बीती चीज़ को लेकर बैठ गए हो। तुम सिर्फ अपनी बेकार की नाराज़गी दिखाकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। रुद्र द्रांश को ही देख रहा था। आज सच में द्रांश एक बड़े भाई की तरह बात कर रहा था, जो आज से पहले उसने कभी नहीं किया। द्रांश कहता है, तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया कि तुम किसी की बेटी को उनसे अलग करो। गलती कोई भी इंसान जानबूझकर नहीं करता। मैं यहाँ एक फैमिली की तलाश में आया था, लेकिन मुझे अब ऐसा लगा है कि हम अकेले थे तभी सब कुछ ठीक था। यहाँ तो एक गलती की वजह से फैमिली अलग होने लग जाती है। प्लीज़ रुद्र अपनी ये बेफजूल की हरकतें करना बंद करो। मैं इरिटेट हो गया हूँ। तुम ज़िद्दी हो, किसी की नहीं सुनते, लेकिन ना सुनकर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। फैमिली अलग करके तुम्हें क्या ही मिल जाएगा। तुम नाराज़ हो, कितने दिन तक रहोगे? पूरी ज़िंदगी रहना है क्या? द्रांश जितने वक्त तक फैमिली के साथ रहा उसे फैमिली की इंपॉर्टेंस तो समझ आ चुकी थी, जितना उसे समझ आया था। द्रांश रुद्र को समझा रहा था। रुद्र बस अपने बड़े भाई को देख रहा था। द्रांश आगे कहता है, दुश्मनों का काम होता है फैमिली के बीच प्रॉब्लम्स करना, उन्हें चोट पहुंचाना, लेकिन यहाँ तो तुम खुद अपनी फैमिली के दुश्मन बने जा रहे हो, उन्हें चोट पहुंचा रहे हो। क्या क्या मिल रहा है तुम्हें, मुझे ये बताओ। इतना बोलते ही द्रांश रुद्र की आंखों में देखता है। रुद्र अब भी अपने बड़े भाई को एकटक देख रहा था। बहुत देर तक तो रुद्र द्रांश को देखता रहता है, फिर एकदम से हंसने लगता है। उसकी हंसी की कोई आवाज़ नहीं थी, बस मुंह पर दिख रही थी। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, फाइनली कोई तो मिला जो मुझे समझा सके, मुझे सही राह दिखा सके। एक दोस्त तो मेरी ज़िंदगी में है जो हमेशा मेरा साथ देता है, लेकिन सही राह दिखाने वाला चाहिए था। एंड या मुझे कुछ नहीं मिल रहा ये सब करके। मैं तो खुद इन सब चीज़ों से इरिटेट हो चुका हूँ। बोलते हुए रुद्र गहरी सांस लेता है। रुद्र कुछ पल आंखें बंद करता है, फिर आंखें खोलकर अचानक ही द्रांश के गले लग जाता है। रुद्र कहता है, थैंक यू। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से उठता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आदित्य और आव्या सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। रुद्र अंदर जाते हुए कहता है, ससुर जी क्या आप यहाँ सिर्फ अपनी बेटी से मिलने आते हैं या फिर आपको अपना दामाद दिखता ही नहीं? आदित्य अजीब नज़रों से रुद्र को देखता है। रुद्र जाकर आदित्य के पैर छूता है और सिर उठाकर कहता है, आई एम सॉरी। आव्या जो जूस पी रही थी वो सुनकर एकदम से खांसने लगती है। एक तो उसने पहली बार रुद्र को किसी के पैर छूते हुए देखा और ऊपर से रुद्र सॉरी भी बोल रहा है। आव्या के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था। आव्या जोर जोर से खांसने लगती है। आदित्य उसकी पीठ को सहलाता है। रुद्र भी थोड़ा परेशान हो जाता है। वो हड़बड़ाहट में कहता है, बेबी गर्ल आर यू ओके? आव्या खुद को नॉर्मल करके कहती है, मेरा छोड़ो, तुम अपना देखो, तुम ठीक हो? तुम सीढ़ियों से तो नहीं गिर गए थे? प्लीज़ रुद्र ऐसे झटके मत दो, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। रुद्र आव्या को घूरता है, फिर उसे इग्नोर करके आदित्य से कहता है, अच्छा ससुर जी मॉम ने आपकी खातिरदारी की या नहीं? मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद आपकी खातिरदारी करता हूँ। इतना बोलते ही वो कमरे से निकल जाता है। आदित्य और आव्या तो बस उसे देखते रह जाते हैं। नीचे जाकर रुद्र नैना से कहता है, मॉम मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ज़रा किचन में आइए। नैना तो एकदम से हैरान हो जाती है कि ये अचानक रुद्र को क्या हुआ। नैना किचन में जाती है। रुद्र नैना को सामान देने के लिए कह रहा था। रुद्र बहुत ही शिद्दत से खाना बना रहा था। खाना बनाने के बाद वो सबको बुलाता है। रुद्र का चेंजिंग बिहेवियर देखकर तो बस सभी उसे देखते जा रहे थे। रुद्र अंतरा के कमरे में जाता है। अंतरा इस वक्त पढ़ रही थी तो रुद्र उसे गोद में उठाए कहता है, पहले खाना फिर पढ़ाई। अंतरा भी बहुत ज़्यादा हैरान होकर बस रुद्र को ही देख रही थी। सब
अभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। लंच का वक्त था और रुद्र ने बहुत कुछ बनाया था, यहाँ तक कि उसने सबको सर्व भी किया। सबको सर्व करने के बाद वो खुद भी बैठ जाता है। सब बस उसे ही देख रहे थे। रुद्र सबको देखकर कहता है, खाओ, मैंने जहर नहीं परोसा है जो मुझे ऐसे शक भरी नज़रों से देख रहे हो। सभी उसकी ये बात सुनकर सिर हिला देते हैं। रुद्र की लैंग्वेज तो बदलने वाली नहीं थी। सब खाना स्टार्ट करते हैं। रुद्र ने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया था। सब उसकी तारीफ करते हैं। रुद्र की नज़र द्रांश और आदित्य पर थी। आदित्य खा ही रहा था। खाते हुए वो रुद्र को देखता है और कहता है, नाइस। रुद्र तिरछा मुस्कुराता है, फिर द्रांश को देखता है। द्रांश भी खाकर रुद्र को देखता है और अपनी पलकें झपका देता है। ये देखते ही रुद्र के होठों पर स्माइल आ जाती है जो बहुत प्योर थी। आज वो फैमिली के बीच मुस्कुरा रहा था, जो बहुत नई बात थी। सुहानी द्रांश के कान में धीरे से कहती है, दंश, आपने तो कमाल कर दिया, मैं तो आप पर इम्प्रेस हो गई। तभी सुहास नींद से जागते हुए सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर कहता है, पापा, आज से क्या होता है? सुहास नींद में ही पड़ रहा था। वहीं द्रांश जब उसकी बात सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो ए से जेड तक देखा था क्या क्या है, लेकिन उसने ये नहीं देखा था। सुहास अब फिर से द्रांश को अनपढ़ साबित करने वाला था। ये सोचते ही सुहानी हंसने लगती है। सुहास सीढ़ियों से उतरकर सुहानी के पास आ जाता है। सुहानी उसे गोद में बिठाती है। सुहानी उसे बड़े ही प्यार से पूछती है, खाना खाना है आपको? सुहास अब भी पूरी तरह से उठा नहीं था। वो नींद में कहता है, मम्मा, मुझे खाना खाना है। सुहानी उसे खिलाने लगती है तो वहीं द्रांश अपना फ़ोन निकालकर उसने जो बुक की फ़ोटो क्लिक की थी वो देखने लगता है। सुहास अब कुछ पल के लिए भूल चुका था कि उसने द्रांश से कुछ पूछा है। द्रांश आ से लेकर ज्ञान देख लेता है, उसमें क्या क्या है। सुहानी तो द्रांश को देखकर हंस रही थी। इतना पढ़ा लिखा इंसान अब बच्चों की बुक को याद कर रहा था, वो भी किस लिए? ताकि वो जवाब दे सके। सच में सुहानी ने कभी इस मोमेंट को फील नहीं किया था। ये मोमेंट बहुत अच्छा था। बाकी सबको तो समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है, इसीलिए सब खाने में बिजी थे। सबका लंच होता है। लंच होते ही सुहानी सारे बर्तन उठाकर किचन में लेकर जाती है, क्योंकि सुहानी को ये पसंद नहीं था कि कोई सर्वेंट बर्तन साफ करे, इसीलिए वो खुद करती थी। आव्या हमेशा सर्वेंट से बर्तन धुलवाती थी। उससे पता चल सकता था कि आव्या सुहानी से थोड़ी आलसी थी। वो काम तो करती थी लेकिन सुहानी जैसा नहीं। सुहानी तो बस हर दिन घर के काम में लगी रहती थी। उसे बहुत अच्छा लगता था। वैसे भी वो इतने बड़े घर की लड़की नहीं थी, ऐसे घर में रही नहीं थी, इसीलिए उसे सब कुछ साफ सुथरा रखने का मन करता था। लेकिन आव्या तो पहले से ही अमीर घर की थी। वो तो पहले भी घर में कोई काम नहीं करती थी। आखिर उसकी इतनी बड़ी फैमिली जो थी, उसे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ सुहानी बर्तन धोने में लग जाती है तो वहीं काव्या और नैना फिर से बातों में उलझ जाती हैं। आदित्य और आव्या फिर से किसी बातों में लग जाते हैं, क्योंकि दोनों ने एक हफ्ते से बात नहीं की थी। सुहास द्रांश को कमरे में खींचते हुए ले गया था, तो वहीं रुद्र अंतरा के साथ था। द्रांश के कहने के मुताबिक वो जानना चाहता था कि अंतरा की लाइफ में क्या चल रहा है। उसने बहुत वक्त से अंतरा के साथ वक्त नहीं बिताया था। अंतरा का प्यार रुद्र के लिए कभी कम नहीं हुआ था। वो तो रुद्र था जिसने एक बार तो उसे डरा दिया था, जिसकी वजह से अंतरा रुद्र के करीब पहले जैसे नहीं आती थी। रुद्र अंतरा को जाकर बेड पर बिठाता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। अंतरा रुद्र की केयर को देखकर उससे चिपक जाती है। वो रुद्र के सीने से लगकर कहती है, आई रियली मिस यू। रुद्र अंतरा के बालों को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। अंतरा तुरंत कहती है, इट्स ओके हैंडसम ब्रदर। उसी वक्त वहाँ जैमसन भी आ जाता है। अब रुद्र इसको इतना प्यार दिखा रहा था तो उसे भी तो प्यार चाहिए ही था। जैमसन भी जाकर दोनों के साथ बैठ जाता है। रुद्र उसके सिर को सहलाता है। रुद्र अंतरा से पूछता है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? द्रांश ने बताया कि कुछ हुआ है। अंतरा रुद्र को सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद रुद्र अंतरा से कहता है, उसकी मॉम ही प्रॉब्लम कर रही है ना, तो उसकी मॉम को गायब कर देते हैं। अंतरा सिर उठाकर उसे देखती है। रुद्र अंतरा की आंखों में देखकर कहता है, ऐसा नहीं करते, मजाक कर रहा हूँ। सबसे पहले तो तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर हम इस बारे में बात करते हैं। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो इंतज़ार भी ज़रूर करेगा। अंतरा कुछ नहीं कहती। अब तो उसे नींद आने लगी थी, क्योंकि वो ठीक से सोती नहीं थी। अंतरा बेड पर लेट जाती है। रुद्र भी उसके बगल में लेट जाता है और उसके बालों को सहलाता रहता है ताकि अंतरा आराम से सो सके। अंतरा के सोते ही रुद्र उसके माथे पर किस करता है, फिर कमरे से निकलकर सीधे द्रांश के कमरे में चला जाता है। कमरे में जाते ही उसकी नज़र सबसे पहले तो द्रांश पर जाती है, जो एक बुक पकड़े हुए बैठा था, वो भी बच्चों वाली। ये देखकर रुद्र को थोड़ा अजीब सा लगता है, पर वो ज़्यादा ध्यान न दिए अंदर चला जाता है। सुहास भी वहीं पर था। रुद्र भी जाकर बेड पर बैठता है। सुहास और रुद्र में तो अलग ही टशन चलता रहता था। रुद्र द्रांश को देखकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? द्रांश पूरा खोया हुआ था। रुद्र की आवाज़ से उसका ध्यान टूट जाता है। द्रांश रुद्र को देखता है, फिर बुक रुद्र को दिखाता है। रुद्र बुक को देखता है, फिर द्रांश को कन्फ्यूज होकर देखता है।
सुहास को लगता है कि अब रुद्र कमरे में आ चुका है तो वो उससे भी पूछेगा, क्योंकि सुहास पढ़ने से ज़्यादा सबके साथ पढ़ने में मज़ा आता था। वो न्यू जो सीख रहा था। रुद्र अब तक द्रांश को कन्फ्यूज होकर देख रहा था। द्रांश कोई जवाब देता उससे पहले ही सुहास रुद्र से कहता है, चाचू 1 दिखाइए। रुद्र अब भी कन्फ्यूज था। द्रांश उससे कहता है, अपने हाथ की उंगली से दिखाओ कि 1 कितना होता है। कुछ पल तो रुद्र सोच में पड़ जाता है, पर बाद में वो उसे दिखा देता है। रुद्र अपनी सेकंड वाली उंगली को उठाकर 1 कहता है, जिसे देखकर सुहास कहता है, रॉन्ग चाचू, 1 वो नहीं होता, ये होता है। इतना बोलकर वो अपने अंगूठे को देखता है। ये देखकर जहां अब द्रांश को रुद्र पर तरस आ जाता है तो रुद्र की भौहें चढ़ जाती हैं। वो कहता है, किसी भी एक उंगली को उठाओ 1 ही होता है। सुहास जल्दी से नाम में सिर हिलाता है। वो कहता है, रॉन्ग चाचू, स्टार्टिंग जिससे होती है वही 1 होता है, आपको कुछ नहीं आता। द्रांश वैसे तो हंसता नहीं था, लेकिन इस केस में उसे हंसी आ रही थी। रुद्र कभी स्कूल गया तो नहीं था, पर फिर भी उसने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी थी। सुहास द्रांश और रुद्र को देखता है और फिर कहता है, आप दोनों की शक्ल भी सेम है और अकल भी सेम है, आप दोनों को ही कुछ नहीं आता। हमेशा ये रुद्र की अकल की बहुत तारीफ हुआ करती थी, लेकिन आज सुहास ने उसकी अकल की बेइज्जती कर दी थी। द्रांश कहता है, मुझे इसके साथ मत मिलाओ, मैं इससे थोड़ा तो अच्छा हूँ। सुहास तुरंत कहता है, फिर प्रूफ करके दिखाइए। द्रांश सुहान को कंफ्यूज्ड होकर देखता है। सुहास कुछ सोचते हुए 2 कॉपी लाता है और साथ में पेंसिल। वो दोनों को कॉपी देते हुए कहता है, यहाँ 1 से 100 तक जो पहले लिख पाएगा वो बेस्ट है। रुद्र और द्रांश पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर तुरंत सुहास के हाथ से कॉपी लेकर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ रुद्र और द्रांश को सुहास को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो सुहास उन दोनों को पढ़ा रहा था और दोनों पढ़ भी रहे थे। मतलब सुहास की बातों ने दोनों पर इतना इफेक्ट डाला था कि दोनों बच्चों वाला 1-2 लिखकर रेसिंग कर रहे थे। जिस हाथ में हमेशा बंदूक हुआ करती थी, उस हाथ में आज बच्चों की पेंसिल थी। दोनों को आज अपनी पढ़ाई प्रूव करने की ज़रूरत पड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर शाम का वक्त था। प्रज्ञा अवन्या को लेकर ग्राउंड में आई थी। ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे खेलते थे तो अवन्या को मज़ा आता था, इसीलिए प्रज्ञा उसे लेकर आती थी। वहाँ छोटे छोटे बच्चों से अवन्या की दोस्ती भी हो गई थी। कुछ बोल सकते थे और कुछ अवन्या की तरह थे जो ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। प्रज्ञा की भी दोस्ती उनकी मम्मियों से हो गई थी, तो वो लोग बात करने में बिजी हो जाते हैं। भले ही वो बात कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अवन्या पर था। एक बच्चा जो करीब 4 साल का था वो अवन्या को ही देख रहा था। अवन्या खेलने में बिजी थी। वो बच्चा कुछ सोचकर अवन्या की ओर जाता है और उसे चॉकलेट देता है। अवन्या चॉकलेट देखकर उसे मना कर देती है। वो उस चॉकलेट को लेती ही नहीं। उसे सख्त मनाही थी कि बाहर कोई भी उसे चॉकलेट या कुछ और भी दे तो वो उसे ना ले। वहीं वो लड़का उसके पीछे पड़ चुका था। वो उसका पीछा करता हुआ उसे चॉकलेट देने की कोशिश करता ही जा रहा था। प्रज्ञा भी देख रही थी, लेकिन उसे तो नॉर्मल लगता है। अवन्या दौड़ते दौड़ते एकदम से ही नीचे गिर जाती है। ये देखकर प्रज्ञा तुरंत दौड़कर जाती है। वो अवन्या को उठाती है। अवन्या उस लड़के की तरफ इशारे करते हुए रोने लगती है। प्रज्ञा उस बच्चे को देखकर कहती है, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो बेटा, इन्हें नहीं खाना है तो मत दीजिए ना। वो लड़का बच्चा अब भी बस अवन्या को ही देख रहा था। वो कहता है, आंटी मैं स्पेशली ये अवन्या के लिए लेकर आया हूँ। प्रज्ञा तुरंत उससे कहती है, हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं खाना तो आप भी ज़बरदस्ती मत कीजिए, ये गलत बात है। वो लड़का मानना नहीं चाहता था। वो फिर से कहता है, पर मुझे तो अवन्या को देना है, मैं उसके लिए ही लेकर आया हूँ। प्लीज़ आंटी आप इससे कहिए ना कि ये ले ले। प्रज्ञा उसके इतना जिद करने पर कहती है, ठीक है दीजिए। वो बच्चा प्रज्ञा को वो चॉकलेट पकड़ाता है। अवन्या जैसे ही ये देखती है तो वो प्रज्ञा के हाथ से चॉकलेट छीनकर फेंक देती है। अवन्या के चेहरे पर गुस्सा था, उसे वो चॉकलेट नहीं खानी थी। प्रज्ञा तो बस उसे देखती रह जाती है। अवन्या दांत पीसते हुए उस लड़के को देखती है। वो लड़का फिर से चॉकलेट उठाता है और प्रज्ञा को देखकर कहता है, आंटी ये देखिए अवन्या नहीं ले रही है। अवन्या अगर अच्छे से बोल पाती तब तो पता नहीं कितना कुछ उसे सुना दिया होता। अवन्या को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से ही गुस्से से आगे बढ़ती है और उस 4 साल के बच्चे को सीधा नीचे गिरा देती है। अवन्या हद से ज़्यादा गुस्से में थी। वो उस लड़के के चेहरे को नाखूनों से नोचने लगती है। प्रज्ञा तो शौक थी, वो तो जैसे सदमे में ही चली गई। अवन्या गुस्से से उसके पूरे चेहरे को नोच रही थी। वो लड़का बच्चा चिल्लाकर रोने लगता है। प्रज्ञा ने अवन्या के नाखून नहीं काटे थे, जिस वजह से अवन्या के नाखून ने उस बच्चे को घाव कर दिया। उसे बहुत ज़ोर से लग रही थी। बच्चे की माँ अपने बेटे की आवाज़ सुनकर दौड़कर आती हैं। वो जैसे ही अवन्या को अपने बेटे के ऊपर देखती हैं तो वो जल्दी से बढ़ती हैं। प्रज्ञा को भी एकदम से होश आता है और वो जल्दी से आगे बढ़कर अवन्या को पकड़कर उस लड़के से दूर करती है। लड़के के चेहरे पर घाव दिख रहे थे। प्रज्ञा बुरी तरह से डर जाती है। उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बेटी इतनी ज़्यादा गुस्सा करती है और गुस्से में किसी को मार भी सकती है। वो बच्चा तो चीख चीख कर रो रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। उस लड़के की माँ गुस्से से अवन्या को देखती है। प्रज्ञा जल्दी से अवन्या को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगा लेती है ताकि उसे कोई कुछ भी ना कर सके। वो औरत गुस्से से चिल्लाती है, जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आती हो?
प्रज्ञा कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसमें अपनी बेटी की ही गलती थी। वो औरत फिर से गुस्से से कहती है, सिर्फ बच्चे को पैदा करना नहीं होता है, उन्हें अच्छी सीख और शिक्षा देनी होती है। आज इसने मेरे बेटे को मारा, कल किसी और को मारेगी। ऐसी लड़कियों की बड़े होकर पति से मार खाती हैं। प्रज्ञा ये सुनकर आश्चर्य से देखती है। वो औरत फिर से कहती है, देखना इस लड़की का यही हाल होगा बड़े होकर। वो इससे आगे कुछ कहती, प्रज्ञा जोर से चिल्लाती है, शट अप। उसके इतना बोलते ही वो औरत चुप हो जाती है। प्रज्ञा थोड़े गुस्से से कहती है, मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बको। गलती सिर्फ मेरी बेटी की नहीं है, तुम्हारा बेटा खुद जबरदस्ती कर रहा था। अब क्या ये बड़ा होकर लड़कियों के साथ ऐसे ही ज़बरदस्ती करेगा? दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांको, फिर किसी के बारे में बोलना। प्रज्ञा उसे गुस्से से घूरती है, फिर अवन्या को लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं वो औरत गुस्से से दोनों को जाते हुए देख रही थी। वो सबसे ज़्यादा तो अवन्या को गुस्से में देख रही थी। प्रज्ञा वहाँ से सीधे घर के लिए निकल जाती है। पहले तो अवन्या शांति से उसके सीने से लगी थी, पर जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं तो वो उसके सीने से निकलकर प्रज्ञा को देखती है। प्रज्ञा अवन्या को देखकर कहती है, आज के बाद हम यहाँ नहीं आएंगे, ओके? अवन्या गर्दन हिलाए कहती है, ओके मम्मा। प्रज्ञा अवन्या के माथे पर किस करती है। कुछ देर में दोनों घर पहुँचते हैं। प्रज्ञा अवन्या को लेकर कमरे में जाती है। कमरे में अव्यान पहले से ऑफिस से आया हुआ था और उसे गार्डन में जो भी हुआ उसके बारे में पता चल चुका था। वो इसीलिए क्योंकि हमेशा प्रज्ञा और अवन्या के पीछे सीक्रेट बॉडीगार्ड लगे रहते थे। दोनों के आते ही अव्यान तो चुपचाप दोनों को देख रहा था। वो प्रज्ञा को पहले से नहीं बताता कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। प्रज्ञा अव्यान को देखकर मन ही मन सोचती है, क्या मुझे इन्हें सब कुछ बता देना चाहिए? थोड़ा सोचने के बाद प्रज्ञा खुद से कहती है, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। इतना कहती ही वो अव्यान को देखती है और उससे कहती है, आप आ गए। अव्यान कुछ नहीं कहता। प्रज्ञा अवन्या को बेड पर बिठाती है। अवन्या तुरंत अव्यान की गोद में बैठ जाती है। अव्यान बस प्रज्ञा के बोलने का इंतजार कर रहा था। प्रज्ञा कहती है, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इतना कहते हुए वो कमरे से जाने लगती है। अव्यान को ये देखकर फिर से गुस्सा आता है कि प्रज्ञा फिर से उससे बातें छुपा रही है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। प्रज्ञा अव्यान के लिए पानी ले आती है। वो उसे पानी देकर उसके बगल में बैठ जाती है। अव्यान पानी पीकर उसे ग्लास देता है। प्रज्ञा उसे ले जाकर साइड में रख देती है। अव्यान बस ऑफिस से आकर बैठा था, वो अब फ्रेश होने के लिए जाता है। प्रज्ञा एकदम से ही उसे आवाज़ देती है, सुनिए। अव्यान के कदम एकाएक ठहर जाते हैं। वो रुक जाता है। प्रज्ञा सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अव्यान उसे देखने लगता है। प्रज्ञा कहती है, वो मैं ग्राउंड गई थी तो एंजल का एक बच्चे के साथ झगड़ा हो गया। अव्यान इसी बात से अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा हो रहा था कि प्रज्ञा फिर से उससे बातें छुपा रही है, पर आखिरकार प्रज्ञा ने बता दिया तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। प्रज्ञा कहती है, एक बच्चा एंजल को चॉकलेट दे रहा था और वो ले नहीं रही थी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो शायद एंजल को गुस्सा आ गया और उसने उसके चेहरे को नोच दिया। मेरी और उसकी माँ के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया। इतना बोलकर प्रज्ञा अब अव्यान को देखने लगी। प्रज्ञा थोड़ा फिक्र से कहती है, कहीं इसकी वजह से कुछ होगा तो नहीं ना? कहीं वो लोग एंजल को कुछ। अव्यान तुरंत प्रज्ञा के गाल पर हाथ रख देता है। प्रज्ञा डर रही थी इस लड़ाई से कहीं उसकी बच्ची को बाद में कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अव्यान उसे बहुत ही शांत आवाज़ में कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अव्यान को अब प्रज्ञा पर प्यार आ रहा था। उसे प्रज्ञा की जिस बात से चिढ़ थी, आज प्रज्ञा ने वो काम नहीं किया। अव्यान को प्रज्ञा पर इतना प्यार आया कि उसने अचानक से उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया, जिससे प्रज्ञा एकदम से उससे सट गई। प्रज्ञा को समझ नहीं आया कि ये अचानक से हुआ क्या। वो एकटक उसे देखने लगी। अव्यान प्रज्ञा के गाल को सहलाते हुए कहता है, क्या बात है, आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मन कर रहा है मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूं, एक पल के लिए भी ना रुकूं। प्रज्ञा एकदम से शर्मा गई। उसने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। उसका भी दिल डोल सा गया। अव्यान अपनी तारीफ के साथ उसे प्यार करने की बात कही। अव्यान उसे यूं शर्माता हुआ देखकर उसके कान में झुककर कहता है, एंजल को अच्छे से सुला देना, रात में वो उठ ना जाए, ओके? प्रज्ञा के गाल एकदम से लाल हो गए। उसे बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। प्रज्ञा शर्माहट से मुस्कुराने लगी। अव्यान उसके गाल पर किस करता है और फिर उससे दूर हो जाता है। प्रज्ञा अव्यान को शर्माते हुए देख रही थी। अव्यान जाकर बेड से अवन्या को उठाकर वॉशरूम चला जाता है। अव्यान पानी चलाकर पहले तो अवन्या के हाथ को धोता है, फिर उसे नीचे उतारकर सख्ती से कहता है, यहीं खड़ी रहना, कहीं जाना मत। अवन्या अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है। अव्यान अब खुद फ्रेश होने लगता है। अवन्या ने ना जाने के लिए मना तो कर दिया था, लेकिन उसे पानी देखकर अंदर से कुछ कुछ होता था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका बस यही मन करता था कि वो बस उस पानी में डूब जाए। अवन्या एक नज़र अव्यान को देखती है, फिर जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाने को होती है, उसे अव्यान की आवाज़ सुनाई देती है, एंजल नहीं। ये सुनकर अवन्या रुक जाती है और चुपचाप खड़ी रहती है। अव्यान फ्रेश होकर अवन्या को गोद में उठाता है और उसे बाहर लेकर जाता है। अव्यान अवन्या को बेड पर बिठाकर उसके हाथ को टॉवल से पोंछता है। अवन्या बस अपने पापा को केयर करते हुए देख रही थी। अव्यान जैसे ही उसका हाथ पोंछता है, अवन्या उसे गले लगा लेती है। अव्यान अपनी छोटी सी एंजल के माथे पर किस कर लेता है। प्रज्ञा दोनों को देख मुस्कुराने लगती है। रात होते ही सब डिनर करते हैं।
आदित्य और काव्या आज वापस नहीं लौटे थे। दोनों आज आव्या के घर पर ही रुकने वाले थे, क्योंकि उनकी दामाद उनकी अच्छी खासी खातिरदारी जो कर रहा था, उन्हें कहाँ से आने का मन करता। रात हो चुकी थी। अव्यान जहाँ लैपटॉप लिए सोफे पर बैठा था, तो वहीं प्रज्ञा अवन्या के पेट पर हाथ रखे हल्की हल्की थपकी दे रही थी। अवन्या ऑलमोस्ट सो चुकी थी। थोड़ी देर बाद अव्यान अपना काम खत्म करता है और बेड की ओर देखता है। अवन्या तो सो चुकी थी और प्रज्ञा भी बैठे बैठे सो चुकी थी। अव्यान उठकर बेड के पास जाता है और प्रज्ञा को अच्छे से लेटाता है। प्रज्ञा अचानक से ही अपनी आंखें खोलती है। अव्यान उसे थोड़ा सरप्राइज होकर देखता है। प्रज्ञा अवन्या को देखकर बहुत धीरे से कहती है, एंजल सो गई है, बहुत गहरी नींद में सो गई। अव्यान कंफ्यूज होकर कहता है, तो उसके तो को सुनकर प्रज्ञा की भौहें चढ़ जाती हैं। प्रज्ञा बच्चों वाली आवाज़ में कहती है, आपने ही कहा था कि मैं एंजल को सुला दूं, याद नहीं है? अव्यान याद करने की कोशिश करता है, या यूं कहें कि नाटक करता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि प्रज्ञा को क्या चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा उसे तड़पा रहा था। अव्यान अब भी अपने चेहरे पर कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन बनाए रखता है। प्रज्ञा उसे मायूसी से देखती है। प्रज्ञा उसी मायूसी से कहती है, आपको सच में याद नहीं? अव्यान नाम में सिर हिलाता है। वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। अव्यान इनोसेंट बनते हुए कहता है, क्या कहा था मैंने? प्रज्ञा अब इधर उधर देखने लगती है। अब वो क्या कहे? वो ऐसे ही थोड़ी बोल सकती थी कि उसे अव्यान का प्यार चाहिए। 3 से 4 महीने हो गए थे, दोनों करीब नहीं आए थे। दोनों को एक दूसरे की तड़प थी। प्रज्ञा सोचने लगती है कि वो क्या कहे, कैसे कहे। सोचते सोचते जब वो थक जाती है तो अव्यान को मासूमियत से देखने लगती है। प्रज्ञा बहुत धीमी आवाज़ में बच्चों की तरह कहती है, आपने कहा था कि आप मुझे प्यार करेंगे। अव्यान के होंठों पर एकदम से ही मुस्कुराहट आ जाती है। फाइनली उसने प्रज्ञा को पूरी तरह से बेशर्म बना दिया था। अव्यान उसे शरारत से देख रहा था, जिससे प्रज्ञा को बहुत ज़्यादा शर्माने लगी थी। वो शर्म से बस कहीं छिप जाना चाहती थी। अव्यान एकदम से प्रज्ञा को अपनी गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा जल्दी से उसकी गर्दन में अपने हाथ लपेट लेती है। अव्यान प्रज्ञा को सोफे पर लेकर जाता है। पहले तो वो लाइट बंद करता है। प्रज्ञा सोफे पर लेटी हुई थी। अव्यान उसके पास जाकर उसके ऊपर आ जाता है और बिना वक्त गवाए प्रज्ञा के होंठों को चूमने लगता है। प्रज्ञा उसकी गर्दन में हाथ लपेटे उसका पूरा साथ देने लगी थी। तलब तो उसे भी थी अव्यान को पाने की। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। उसी के साथ अव्यान और प्रज्ञा भी अपने प्यार की गहराई में डूबने लगे। दोनों के कपड़े उनके बदन से एक एक करके कब अलग होने लगे, उन्हें होश ही नहीं था। अव्यान प्रज्ञा की गर्दन को किस के साथ बाइट किए जा रहा था। अव्यान प्रज्ञा की कमर को पकड़ता है और उसके कान में गहरी आवाज़ में कहता है, चीखना मत, वरना एंजल उठ जाएगी। प्रज्ञा कुछ समझ पाती तभी अचानक से ही अव्यान उसे खुद में जोड़ लेता है। प्रज्ञा के मुंह को बंद कर लेती है। वो चीखना चाहती थी पर वो खुद को संभाल लेती है। प्रज्ञा की आंखों के कोनों से आंसू बहने लगते हैं। अव्यान कुछ पल रुककर उसकी आंखों को चूम लेता है। चांद की बहुत ही धीमी रोशनी में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, जहाँ दर्द भी था, एहसास भी था, रूडनेस भी थी और सुकून भी था। जहाँ अव्यान और प्रज्ञा के कमरे का हाल बेहाल था, तो वहीं रोनी और अप्रीता के कमरे में हाल कुछ ऐसा ही था। दोनों पल पल की दूरी को अपनी करीबियों से मिटा रहे थे। सिर्फ उनका ही नहीं, आज सभी को प्यार का अलग ही भूत सवार था। सिंघानिया विला में हर एक कपल एक दूसरे से बेतहाशा प्यार जता रहे थे, चाहे वो अव्यान और प्रज्ञा का कमरा हो, चाहे वो रोनी और अप्रीता का कमरा हो, चाहे वो आरुष और माही हो, या ध्रुवंश और धारा हो। जैसे आज सारे कपल पहली बार सुहागरात मना रहे हों। वहीं दूसरी ओर सुरभि की नींद आधी रात को टूटती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने करीब कोई नहीं दिखता। सुरभि बेड पर बिल्कुल अकेली थी। सुरभि उठकर पहले लाइट जलाती है, फिर इधर उधर देखते हुए सत्या को बुलाती है, लेकिन सत्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पहले सुरभि की नींद ऐसे खुलती नहीं थी, पर जब से उसने उस दरवाजे को खुला देखा था तब से उसकी आंखें खुल जाती, और जब भी खुलती सत्या हमेशा गायब रहता। लेकिन वो आ भी जाता था। कभी वो बोलता कि किसी काम से गया था, कभी वो बोलता कि गार्डन में गया था। लेकिन अब सुरभि को अजीब लगने लगा था। सत्या पहले से ही रात में गायब रहता था, पर उस वक्त सुरभि सोई रहती थी। सुरभि चलते हुए दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलने के कुछ देर बाद ही उसे रोने की आवाज़ आती है। सुरभि एकदम से डर जाती है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस आवाज़ का पीछा करने लगती है। सुरभि के कदम बढ़ते बढ़ते सीढ़ियों तक चले जाते हैं। उसकी नज़र अचानक सीढ़ियों के बीच बैठी एक लड़की पर पड़ती है। हॉल में कोई लाइट तो नहीं थी, मगर चांद की रोशनी में हल्का उजाला था। सुरभि उसे देखकर थोड़ी कांपती आवाज़ में पूछती है, कौन है? सुरभि वहीं पर खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके। वो लड़की सुरभि की आवाज़ सुनकर चुप हो जाती है। सुरभि बस उसे देख रही थी। वो लड़की बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। सुरभि थोड़ा हिम्मत करके एक कदम बढ़ाती है। उसे जानना था कि वो लड़की कौन है। सुरभि बहुत मुश्किल से अपने कदम बढ़ा रही थी। वो जैसे ही उसके 2 सीढ़ी के पास पहुँचती है तो वो फिर से पूछती है, कौन है आप? वो भी अब चुप थी। सुरभि अब उसकी ओर एक कदम बढ़ाने वाली थी, पर तभी अचानक ही वो लड़की मुड़ती है। उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे। सुरभि उसे देखकर अचानक चिल्लाकर गिर जाती है।
वो लड़की भी उठकर उसकी ओर दौड़ती है। वो लड़की उसके पास पहुंच कर उस पर हमला करने ही वाली थी, तभी हॉल की लाइट्स जलती हैं और सत्या उस लड़की को पकड़कर सुरभि के पास से दूर फेंक देता है। सुरभि डर से बुरी तरह से कांपने लगी थी। सत्या सुरभि को आवाज़ देता है, सुरभि सुरभि। सुरभि बहुत ज़्यादा कांप रही थी। सत्या के पापा ने उस लड़की को पकड़ लिया था। वहीं उसकी माँ सुरभि की हालत देखकर कहती है, सत्या इन्हें कमरे में लेकर जाइए। सत्या डर से जल्दी से सुरभि को गोद में उठाता है और उसे कमरे में लेकर चला जाता है। वो सुरभि को बेड पर लेटाता है। सुरभि की आंखें बंद थी, वो बहुत बुरी तरह से काँप रही थी। सत्या जल्दी से पहले तो दरवाज़ा बंद करता है। सत्या उसे आवाज़ पर आवाज़ देते जा रहा था, लेकिन सुरभि को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सुरभि बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी थी। उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। सत्या को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो जल्दी से अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। उधर से डॉक्टर कहती हैं, मैं तो काम के सिलसिले में गोवा आई हूँ। आप एक काम कीजिए, जितना हो सके उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस तरह से वो सांस ले रही है, कुछ वक्त बाद वो सांस लेना भी बंद कर सकती है। हद से ज़्यादा डरना भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। आप बस उसका ध्यान भटकाइए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। सत्या परेशान हो चुका था। वो सुरभि के गाल को अपने दोनों हाथों से पकड़े बुलाता है, सुरभि सुरभि देखो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं और तुम हो। सुरभि धीरे से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही उसे उस लड़की की याद आती है जिस वजह से वो डर कर अपनी आंखें बंद करती है और बहुत लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सत्या पूरी कोशिश कर रहा था कि वो सुरभि के ध्यान को भटकाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। सुरभि की सांसें पहले तो तेज चल रही थी, पर बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। सत्या बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। सत्या को अचानक से कुछ सूझता है और वो एकदम से ही सुरभि के बाल को पीछे से पकड़कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वो अपने होंठ उसे सटाए कहता है, सुरभि प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है, अपनी सांसें लो, मेरी आंखों में देखो। सुरभि कुछ पल बाद अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़र सीधे सत्या की आंखों पर चली जाती है। दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। सत्या उसके होंठों को अब अपने होंठों में भर लेता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसे बहुत ही स्मूथली किस करने लगता है। सुरभि बस सत्या की आंखों में देख रही थी। इस वक्त वो होश में नहीं थी, पर वो बेहोश भी नहीं थी। उसे ये तो पता था कि सत्या उसे किस कर रहा है, लेकिन क्यों, ये उसे नहीं पता था। सुरभि सत्या की आंखों में अपने लिए प्यार और फिक्र साफ देख पा रही थी। सत्या रुककर उसके होंठों से जुड़े हुए ही कहता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, हर पल तुम्हारे पास रहूंगा, किसी परछाई की तरह। प्लीज़ शांत हो जाओ। धीरे धीरे सुरभि की सांसें नॉर्मल होने लगी, जिसे देखकर सत्या को बहुत ही राहत मिलती है। सत्या अब उसे फिर से किस करने लगता है। वो खुशी से सुरभि के होंठों को चूम रहा था। वो तो साबित हो चुका था कि सुरभि को ठीक करने के लिए उसका प्यार ही काफ़ी था। सत्या को अब उस लड़की की याद आती है जिसने सुरभि को इतनी बुरी तरह से डरा दिया था। उसके बारे में सोचते हुए सत्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर सुरभि तड़प उठती है। सत्या की आंखों में आंसू देखकर सुरभि के भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। सत्या के आंसू सुरभि के गाल पर टपक जाते हैं, वहीं सुरभि के आंसू भी गाल पर बहते हैं। दोनों के आंसू मिलकर लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं। सत्या की आंखों में आंसू देखकर सुरभि बहुत ही ज़्यादा बेचैन सी हो जाती है। हमेशा सत्या ने उसके आंसू ही पोंछे थे, लेकिन आज वो खुद रो रहा है। ये देखकर सुरभि को बहुत बेचैनी हुई। उसे भी सत्या को अच्छा फील करवाना था। सुरभि सत्या के होंठों के इस मिलन में साथ देने लगी, जो ऑफकोर्स सत्या को बहुत अच्छा लगने लगा था। सत्या के आंसू अब भी आंखों के कोनों से बह रहे थे। सुरभि को अब रुखसार की बातें याद आने लगी। सुरभि, अब आपकी सत्या से शादी हो रही है। शादी मतलब सिर्फ मांग में सिंदूर भरना या मंगलसूत्र पहनना नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समान रिस्पेक्ट, केयर और प्यार दोगे। रुखसार के बाद सुरभि को अप्रीता ने बताया था कि पति पत्नी के रिश्ते में मिलन की बहुत ज़रूरत होती है, जो सुरभि आज तक समझ नहीं पाई। अप्रीता ने उसे खुलकर बता दिया था, पर सुरभि ने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज उसे अप्रीता की सारी बातों की याद आ रही थी। उसे कुछ दिन पहले सत्या की बातों का भी मतलब समझ आ रहा था। किस करते करते सुरभि धीरे से फुसफुसाती है, सत्या प्लीज़ लव मी। सत्या के कानों में जब उसकी बातों को सुना तो जैसे उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सुरभि सत्या में पूरी तरह से खो गई थी। वो तो अब इतना डर तक भूल गई थी। सत्या सुरभि से थोड़ा दूर होता है और उसकी आंखों में देखकर कंफर्म करता है, आर यू श्योर? सुरभि अपनी पलकें झपका देती है। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने को कह रही है। उसने तो वही जवाब दिया जो उस दिन सत्या ने उससे कहा था। सत्या ने उससे कहा था कि कैन आई लव यू। बस आज सुरभि ने उसे उसी सवाल का जवाब दिया था। सत्या उसकी बात सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। उसके आंसू जो बह रहे थे, सुरभि उन्हें अपने हाथों से पोंछ लेती है। सत्या सुरभि के हाथ को पकड़कर बहुत ही प्यार से अपने होठों से चूम लेता है। सत्या और सुरभि की करीबियाँ बढ़ने लगती हैं। सत्या धीरे धीरे सुरभि के बदन से उसके कपड़ों को अलग करने लगा। सुरभि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो सिहर रही थी। सुरभि धीरे से कहती है, सत्या आप मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हैं?
हैं कि आप मुझे नहाने भेजने वाले हैं। सत्या के हाथ एकाएक रुक जाते हैं। उसका फिर एक बार मन नहीं कर रहा था कि सुरभि के साथ वो ये सब कुछ करे। उसका दिमाग अब भी बच्चों वाला ही था। सत्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो क्या ही जवाब देता। उसने बस उसके सारे कपड़ों को सुरभि के बदन से अलग कर दिया। सुरभि को पता था कि सत्या उसका हस्बैंड है तो वो किसी भी तरह उसे देख सकता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका बदन रिएक्ट जरूर कर रहा था। सत्या ने एक नज़र सुरभि के मासूम चेहरे को देखा और फिर उठकर खड़ा हो गया। वो पहले लाइट्स बंद करता है और उसी के साथ वो अपने कपड़े भी अलग करके सुरभि के ऊपर आ जाता है। सुरभि को बहुत कुछ महसूस हो रहा था। सत्या उसे किस कर रहा था, उसे बाइट कर रहा था, जिससे सुरभि के मुंह से बार बार मधोशी भरी आह निकल रही थी। वो मधोशी भरी आवाज़ में सत्या का नाम भी ले रही थी। सत्या भी कुछ पल के दर्द को भूल गया। वो अब पूरी तरह से सुरभि में खोने लगता है। दोनों के फासले धीरे धीरे अब खत्म होने की कगार पर थे। आगे बढ़ने से पहले सत्या रुककर एक नज़र सुरभि को देखता है, फिर उसके गाल पर धीरे से किस करके उसे अपनी आगोश में भर लेता है। ये एहसास होते ही सुरभि की एक जोरदार चीख निकल जाती है। सत्या परेशान सा उसे देखता है। सुरभि अपनी आंखें कसकर बंद किए उसके कंधे पर नाखून धंसा देती है। सुरभि को तेज दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे सिसकते हुए रोने लगती है। इसी बात का तो सत्या को डर था। वो परेशान होकर सुरभि को देखता है। सुरभि को ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उसकी जान निकल जाएगी। सत्या बस सुरभि को चुपचाप देख रहा था। सुरभि कुछ पल बाद सत्या को गले लगा लेती है और उसके कान में धीरे से कुछ फुसफुसाती है। सत्या उसे दर्द तो देना नहीं चाहता था, पर उसे सुरभि को भरपूर प्यार करना था और वो उसी कोशिश में आगे बढ़ जाता है। दोनों की करीबियाँ अब इस कदर बढ़ने लग गईं कि चांद ने भी शर्माकर अपनी रोशनी को छुपा लिया। वहीं नीचे सत्या के पापा समर्पण उस लड़की को उसी कमरे में बांध देते हैं। सत्या की माँ जमुना उस लड़की को देख रही थी। उसे देखते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। समर्पण उस लड़की को बांधकर जमुना के पास आते हैं और उसे अपने साथ उस कमरे से बाहर निकालते हैं। समर्पण दरवाज़ा बंद करते हैं। अब जमुना रोने लगती हैं। समर्पण उन्हें गले लगा लेते हैं। जमुना रोते हुए कहती है, आखिर हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना था? हमसे नहीं देखी जाती उनकी ये हालत। समर्पण चुप थे। वो बस जमुना को संभालते हुए उसकी पीठ को सहला रहे थे। कमरे में जो लड़की थी वो सत्या की बड़ी बहन थी, जिसे सत्या बहुत ही प्यार करता था। वो अपनी बड़ी बहन को माँ समान मानता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो वहाँ जो उसका हाल हुआ उसकी वजह से उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया। सत्या की बड़ी बहन सत्यासी ने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। उसका पति उसे बहुत मारता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करता था और जब सत्या की फैमिली उससे मिलने जाती तो वो उनसे मिलने भी नहीं देता था, ये बोलकर कि सत्यासी काम से बाहर गई है। सत्यासी प्रोफेसर थी। इस वजह से सत्या के पेरेंट्स को भी लगता था कि शायद सत्यासी सच में काम पे हो। पर सत्यासी की शादी के बाद वो बस एक हफ्ते ही काम पर जा पाई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे क्लास से कभी भी खींच कर ले आता था और अपनी ज़रूरत पूरी करता था। सत्यासी की ज़िंदगी तो जैसे नर्क बन चुकी थी। जब सत्या के घर वालों को ये पता चला तो उन्होंने किसी भी तरह उस हैवान से सत्यासी को छुड़ा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्यासी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब भी शादी का नाम सुनती तो वो पागल हो जाती। सत्या की शादी के लिए कई बार रिश्ते आए और सत्यासी की वजह से ही टूटे भी। बाद में तो सत्यासी को सत्या भी नफरत होने लगी। सत्या के चेहरे में उसे अपने पति का चेहरा दिखता था, क्योंकि सत्या शादी कर रहा था। उसके पागलपन की वजह से उसे बंद रखा जाता था। सत्या जब भी अपनी बड़ी बहन की हालत देखता तो उसे बस रोना आ जाता। सत्या उसके पास तक नहीं जा पाता था। सत्या इसी दर्द में जी रहा था कि तभी उसकी लाइफ में सुरभि आई। सुरभि के आते ही सत्या ने फिर से मुस्कुराना सीखा, हंसना सीखा। बस सुरभि की वजह से ही सत्या अब सुकून की नींद सोया करता था। समर्पण उस दिन को कोस रहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक हैवान से कराने की सोची। सत्यासी की लाइफ तो बिगड़ चुकी थी, उसी के साथ पूरा परिवार भी अब दुख में अब तक जी रहा था। वहीं आधी रात हो चुकी थी। सत्या सुरभि को छोड़ता है और उसके माथे को शिद्दत से चूमते हुए कहता है, आई लव यू। इतना कहते ही वो सुरभि को अपनी बाहों में भर लेता है। सुरभि थकी हारी नींद की आगोश में जा चुकी थी। कुछ दिन बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस। दर्श और नैना रजिस्ट्रेशन ऑफिस में थे। उनके साथ नैना की ओर से उसकी फैमिली, तो वहीं दर्श की ओर से उसकी फैमिली थी। नैना ने रेड साड़ी पहनी थी और वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद आज दोनों शादी करने वाले थे। नैना को पहले तो रुद्र से बात करने में डर लग रहा था, लेकिन जब उसने बात की तो रुद्र थोड़ा गुस्सा हुआ, पर नैना की खुशी को समझते हुए उसने हाँ कह दिया। दर्श थोड़े साइड में खड़ा था और फ़ोन पर श्रेष्ठा से बात कर रहा था। दोनों की तरफ एक शांति थी। दर्श एक गहरी सांस लेते हुए कहता है,
महबूबा, मैंने तुमसे ही प्यार करना सीखा। मेरी गलती बस ये थी कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया। उसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूँगा। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिला, आज मैंने भी अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। वो कहते हैं ना, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। फाइनली भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम्हें खोने का मुझे अफसोस तो रहेगा, लेकिन इस बात से मैं खुश हो जाऊँगा कि तुम्हें खोकर ही मैंने नैना को पाया है। उधर श्रेष्ठा भी शांत थी। वो भी अपने और दर्श के पलों को याद कर रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा सुहाने थे। श्रेष्ठा स्माइल करते हुए कहती है, दर्श, तुम पहले भी मिस्टर परफेक्ट थे और अब भी हो। जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ तो मुझे प्यार के पहला एहसास का मतलब समझ आता है। आई विश कि तुम हमेशा खुश रहो और नैना की ज़िंदगी को खुशियों से भर दो, वो खुशियाँ जो वो जी नहीं पाई। दर्श हाँ कहता है, फिर थोड़ा रुकने के बाद वो कहता है, श्रेष्ठा। उसके श्रेष्ठा कहते ही श्रेष्ठा को बहुत ही अजीब सा फील होता है, क्योंकि दर्श ने उसे कभी श्रेष्ठा नहीं कहा था। दर्श कहता है, नाउ आई ब्रेकअप विद यू। श्रेष्ठा कुछ समझ नहीं पाती। उसके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, हाँ। दर्श कहता है, भले हमारा रिश्ता पहले ही टूट चुका है, लेकिन ये हमने कभी जाहिर नहीं किया। श्रेष्ठा जैसे ही ये सुनती है तो वो हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, ओके लेट्स ब्रेकअप एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। दर्श और श्रेष्ठा कुछ पल बात करते हैं, फिर दर्श नैना के पास आ जाता है। नैना उसे देखकर पूछती है, किससे बात कर रहे थे? दर्श नैना से कुछ भी छिपाता नहीं था, इसीलिए वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, श्रेष्ठा से। श्रेष्ठा का नाम सुनते ही नैना को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है। उसका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। दर्श जब नैना को इस तरह से देखता है तो कहता है, उसके साथ मेरे जितने भी रिलेशनशिप थे उन सब से मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। नैना जैसे ये सुनती है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है। वो दर्श को देखने लगती है। अब दोनों शादी के आगे बढ़ते हैं। पहले तो दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं, फिर दर्श उसके गले में मंगलसूत्र बांधता है और आखिर में उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। उसके सिंदूर भरते ही नैना अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके साथ बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ उसे याद आने लगा था। उसकी ज़िंदगी में पहले तो दर्द, तकलीफ और जेल था, उसके बाद बच्चे आ गए, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर कभी नहीं आया। वो कुंवारी माँ बनकर ही जी रही थी, लेकिन आज उसकी मांग में भी सिंदूर भर चुका था और वो पूरी तरह से पूरी हो चुकी थी। नैना आंखें खोलकर नम आंखों से दर्श को देखती है। दर्श उसके माथे पर शिद्दत से चूम लेता है। दोनों रजिस्टर में सिग्नेचर करते हैं और इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से बंध जाते हैं। दोनों का फोटो खींचा जाता है, जिसमें दर्श नैना को अपने सीने से लगाकर कहता है। नैना दर्श को सिर उठाकर देख रही थी और दर्श भी नैना को झुककर उसकी आंखों में देखता है। दोनों की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, पर फिर भी दोनों बहुत ही परफेक्ट कपल लग रहे थे। नैना को खुश देखकर रुद्र को भी सुकून मिलता है। उसके हाथ में उसकी दोनों बेटियां थीं और राव्या की गोद में रुद्रव था। राव्या ताली बजा रही थी। जाहिर सी बात थी कि उसकी ताली में कोई आवाज़ नहीं थी। उसे ताली बजाता हुआ देखकर आर्या भी ताली बजा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे राव्या आर्या को सिखा रही हो। उम्र में भले ही आर्या बड़ी थी, लेकिन बड़ों वाली हरकतें राव्या में थी। अंतरा को तो कभी अपने पापा का प्यार नहीं मिला था, इसलिए वो जल्दी से नैना और दर्श के पास चली जाती है और दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। वो फ़ोटो खिंचवाती है। फ़ोटो खिंचवाने के बाद अंतरा दर्श को गले लगा लेती है। गले लगाकर वो कहती है, माई डैड। दर्श भी उसे गले लगा लेता है।